देखिएगा, एक मिनट, अब स्टार्ट करते हैं और स्टार्ट करेंगे तो रुकेंगे नहीं, ठीक है ना, चलते ही रहेंगे। कह रहा निम्नलिखित रिक्त स्थान की पूर्ति विकल्प में दिए गए उचित पर्यायवाची शब्द से आपको करना है, बताना इसमें कौन सा पर्यायवाची सही होगा। कल हमारा अपने नए घर में डैश है। अब नए घर में डैश है, नए घर में निकेतन है, आलय है, भवन है, गृह है। यहां कह रहा है कि निम्नलिखित स्थान की पूर्ति विकल्प में दिए गए उचित पर्यायवाची से कीजिए। तो यहाँ पे घर की बात कर रहा है, उसको रेखांकित पूछना चाहिए था, ठीक है, रेखांकित पूछना चाहिए था। और कह रहा है इसमें से कौन सा होगा, निकेतन, आलय और गृह। देखिए ये सारे के सारे किसके पर्यायवाची हैं, आप कहोगे सर सारे के सारे घर के पर्यायवाची। लेकिन जब आप क्वेश्चन पढ़ोगे तो क्या कह रहा है, कल हमारा अपने नए घर में क्या होता है, बोलो सर नए घर में गृह प्रवेश होता है। नए घर में क्या होता है बच्चे, बोलो सर गृह प्रवेश होता है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, बोलो सर गृह प्रवेश हो जाएगा। बाकी सारे के सारे पर्यायवाची घर के पर्यायवाची है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन कह रहा चुटकुला सुनने पर मीना बहुत हंसी, वाक्य में प्रयुक्त क्रिया विशेषण की विशेषता बता दो, क्या होगी। अच्छा जी, अब देखो यहाँ पे हंसना क्या है बच्चे, बोले सर हंसना क्रिया है, और क्रिया की विशेषता क्या बता रहा है, बोलो सर क्रिया की विशेषता बता रहा है कि कितना हंसी, बहुत हंसी। तो ये बहुत क्या हो गया, ये क्रिया की विशेषता बता रहा है। अब एक चीज समझिएगा सभी लोग, क्रिया विशेषण के 4 भेद होते हैं। कासरीप के नाम से याद रखिएगा, ट्रिक बता देता हूं, किस नाम से याद कर रखोगे, कासरीप के नाम से याद रखना। कासरीप, का से क्या हो जाएगा, कालवाचक, सा से क्या हो जाएगा, स्थानवाचक, री से क्या हो जाएगा, रीतिवाचक, और पा से क्या हो जाएगा, परिमाणवाचक। ठीक है, तो जब क्रिया के होने का समय बताए तो क्या होता है बच्चे, कालवाचक क्रिया विशेषण होता है। जैसे चुटकुला सुनने पर मीना कल हंसी थी, ये कालवाचक हो जाता। अगर कहता चुटकुला सुनने पर मीना जोर जोर हंस रही थी, धीरे धीरे हंस रही थी, तब क्या हो जाता, रीतिवाचक हो जाता। और अगर बताता मीना छत पर हंस रही थी तो स्थानवाचक हो जाता। लेकिन यहाँ क्या कह रहा, मीना बहुत हंस रही थी या बहुत हंसी थी, तो इससे पूछो कितना हंसी थी, ये बोलेगी बहुत हंसी थी। तो यहाँ पे ये जो बहुत शब्द हो गया, ये क्या है, बोले सर ये क्रिया की होने का नाप तौल बता रहा है। तो जहां पे क्रिया के होने का नाप तौल बताए वहां क्या होता है, बोले सर वहां पे आपका ध्यान रखिएगा, वहां पे आपका क्या होता है, कहेंगे सर वहां पे आपका परिमाणवाचक होता है। जहां पे क्रिया के होने का समय बताए कालवाचक, तरीका और ढंग बताए रीतिवाचक, और अगर जगह मतलब स्थान और दिशा बताए तो स्थानवाचक। कह रहा रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, और पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। पंक्ति में अलंकार कौन सा होगा बताइएगा। अब देखिए हर एक क्वेश्चन का अच्छे से हम पोस्टमार्टम कर रहे होंगे। यहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार की ट्रिक मैं आपको बता चुका हूं कि कहीं पे आ जाए मनु मानो आ जाए, या फिर मनहु आ जाए, शेयर करेंगे क्लास को सभी लोग, या फिर मानहु आ जाए। आंख बंद करके उत्प्रेक्षा अलंकार लगा देना, क्योंकि ये कल्पना की जा रही है और कल्पना उत्प्रेक्षा अलंकार में की जाती है। जनु आ जाए, जानू आ जाए, जनहु आ जाए, जनु जानो जनहु जानहु आ जाए। अगर ऐसे शब्द आपको मिलते हैं कहीं भी, तब भी आप आंख बंद करके लगा सकते हो। यमक अलंकार क्या कहता है, यमक अलंकार कहता है कि भैया शब्द की आवृत्ति होती है हमारे में, क्या होगी, शब्द की आवृत्ति होगी। कनक कनकते 100 गुनी मादकता अधिकाय, कनक शब्द की आवृत्ति होगी। लेकिन अर्थ कैसे होंगे, अलग होंगे। लेकिन अर्थ कैसे होंगे बच्चे, तो बोल सर अर्थ अलग होंगे। तो अर्थ अगर अलग अलग हो रहे हैं तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पे यमक अलंकार। जैसे सारंग ले सारंग चली कह सारंग की ओट, और सारंग जीनो पाई के सारंग कही गई चोट। लेकिन यहाँ कह रहा है कि जहां शब्द तो एक बार आए, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, और पानी गए ना उबरे, जहां पे शब्द एक बार आए, कौन, मोती मानुष शून। अब मोती के लिए क्या है भैया, मोती के लिए उसकी चमक है। कहने यार मेरी मोती की चमक चली गई है, तो पानी का मतलब चमक हो गया। मानुष के लिए क्या है, उसकी प्रतिष्ठा है, इज्जत है। कहें तुम्हारी आंखों के पानी मर गया है, तो पानी क्या हो गया, चमक हो गया, प्रतिष्ठा हो गया। चिड़िया चुनगन के लिए पानी क्या हो गया, बोलो सर जीवन हो गया। तो देखा आपने, पानी के 3 अर्थ अलग अलग निकल रहे हैं, जीवन, प्रतिष्ठा, चमक। इसका मतलब जहां पे एक शब्द में कई सारे अर्थ चिपके हुए हों, वहां पे बच्चा क्या होता है, वहां पे श्लेष अलंकार होता है। डी वाला आंसर याद रखिएगा। अलंकार से तो एक क्वेश्चन 100% आपका बनना ही बनना है, ग्रुप डी और ग्रुप सी दोनों में। चलिए अगला कह रहा सिपाही को देखते ही चोर डैश गए। वाक्य के लिए मुहावरे के सही विकल्पों का समूह होगा। अब क्या कहेंगे, यहाँ पे चोर भाग गए, मतलब यहाँ पे भागने से रिलेटेड, यहाँ पे कह रहा भागने से रिलेटेड कौन कौन से मुहावरे होंगे। तो सिपाही को देखते ही चोर भीगी बिल्ली बन गए, 9 2 11 हो गए, होश उड़ गए। अच्छा कह रहा है यहाँ पे कौन सा सटीक आएगा, कितने सटीक आएंगे। तो सिपाही को देखते ही चोर क्या बन गया, भीगी बिल्ली बन गया, मतलब डर गया। सिपाही को देखते ही चोर के क्या उड़ गए, होश उड़ गए। सिपाही को देखते ही चोर क्या हो गए, 9 2 11 हो गए।
सिपाही को देखते ही चोर क्या दबे पांव चलने लगे, लेकिन सिपाही को देखकर उनका फूला ना समाना मतलब बहुत खुश होना। क्या बोलेंगे? बहुत प्रसन्न होना, बहुत प्रसन्न होना, इसके लिए ये हो जाएगा। बाकी भाई होश उड़ना, डर जाना, भीगी बिल्ली बनना, इसका भी डर जाना, 9 2 11 होना, भाग जाना, दबे पांव चलना, डर के धीरे चलना। अब कह रहा है नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए। अब जहां जहां ई है वो काट दो। देखो यहां पे ई है ये कट गया, यहां पे ई है ये कट गया, और यहां पे ई है ये कट गया। तो इस तरह से क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। ए बी सी और डी आपका राइट हो जाएगा। सभी लोग आंसर लिख दीजिएगा। बोलो क्लियर है क्या सभी को? जल्दी जल्दी कमेंट करके बताओ। बहुत बढ़िया। अब एकदम आसान है ये, बहुत ज्यादा टफ नहीं है, लेकिन क्वेश्चन ऐसे ही आएगा, मिलान वाले आएंगे, मिलान में गलती मत करिएगा। कह रहा रिश्वतखोर होने के कारण वह पकड़ा गया, वाक्य का संयुक्त वाक्य में रूपांतरण कीजिए। अच्छा ये पहले जानो कौन सा वाक्य है। कह रहा रिश्वतखोर होने के कारण वह पकड़ा गया, तो रिश्वतखोर होने के कारण वह पकड़ा गया, ये कौन सा हो जाएगा? बोलो सर ये सरल वाक्य हो जाएगा, क्योंकि बीच में कोई योजक शब्द नहीं लगाया और किंतु परंतु। लेकिन जब हम संयुक्त वाक्य बनाते हैं तो दो उपवाक्यों को आपस में जोड़ते हैं और उनके बीच में और किंतु परंतु ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, प्रयोग करते हैं। लेकिन एक बात याद रखना, जब हम वाक्य का रूपांतरण कर रहे होते हैं तो वाक्य में जो क्रिया होती है वो वही रहती है, वाक्य का जो भाव होता है वो वही रहता है। अब कह रहा रिश्वतखोर होने के कारण वह पकड़ा गया, मतलब पकड़ लिया गया है, क्रिया भूतकाल की है। क्रिया किस काल की है? भूतकाल की है। मतलब जब हम यहां देखेंगे तो क्रिया किस में होगी? भूतकाल में होगी। तो पकड़ा जाएगा मतलब ये कट गया। देखो ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं मैं, ये तरीका है, कॉन्सेप्ट है, जब आप पेपर सॉल्व कर रहे होगे यही काम आएगा। कह रहा है पकड़े जाते हैं, देखो यहां पे वर्तमान काल की क्रिया आ गई, ये भी गलत हो गया, ये आपकी सामान्य वर्तमान आ गई। वह रिश्वतखोर था इसलिए पकड़ा गया, ठीक है। उसके बाद कह रहा है जब उसने रिश्वत ली तब वह पकड़ा गया। अब देखो एक चीज और इसको आसान कर दिया मैंने, यहां पे क्या कह रहा, मैंने कहा था जब तब, अब ऐसे आ जाए, जब बुलाओगे तब आ जाएंगे, जैसा करोगे वैसा भरेंगे। ऐसा वाक्य किस में आता है? बोलो सर ऐसा वाक्य मिश्र वाक्य बोला जाता है। ऐसा वाक्य क्या बोला जाता है? मिश्र वाक्य बोलते हैं बच्चे। फिर बचा कौन सा? अब बचा आपका ये वाला। देखो एक उपवाक्य को क्या कर रहा है, एक उपवाक्य हो गया और दूसरा उपवाक्य हो गया, एक उपवाक्य को दूसरे उपवाक्य से कौन शब्द जोड़ रहा है? आपने कहा सर ये जो इसलिए शब्द है ये जोड़ रहा है, ये जो इसलिए शब्द है ये जोड़ रहा है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी वाला हो गया। ये क्या है आपका? संयुक्त वाक्य। कैसे बनता है ये तरीका मैंने बताया। कभी भी रूपांतरण करिएगा, क्रिया जरूर देख लीजिएगा किस भाव में आ रही है, किस काल में आ रही है। तो जिस काल में क्रिया आएगी रूपांतरण आप उसी काल में करोगे। अब चाहे वाच्य का रूपांतरण कर रहे हो चाहे वाक्य का रूपांतरण कर रहे हो, ठीक है जी। क्वेश्चन कह रहा निम्नलिखित विकल्पों में से निपात शब्द बताएंगे। देखिए निपात क्या होता है? निपात के 9 भेद होते हैं, ठीक है। निपात के 9 भेद होते हैं, लेकिन हमारे लिए केवल इसका एक भेद सही है, जिसको हम बोलते हैं बलदायक, जिसको हम क्या बोलते हैं? बलदायक निपात, जिसमें ऐसे शब्द आते हैं तक हो गया, भी हो गया, ही हो गया, भर हो गया, ठीक है ना, तो हो गया, ऐसे शब्द आपको देखने को मिलेंगे। तो कह रहा और, क्योंकि, अथवा, ये तीनों के तीनों क्या हैं? ये भी आपके अव्यय हैं, लेकिन कौन से अव्यय हैं? तो आप कहोगे सर ये समुच्चय बोधक अव्यय। ये कैसे अव्यय है? समुच्चय बोधक, जो दो उपवाक्यों को जोड़ते हैं, समुच्चय बोधक अव्यय इनको कहा जाता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ये जो ही शब्द बचा है ना, ये कौन सा? ये निपात है। अब ये किस कब प्रयोग होता है? वाक्य में बल देने के लिए, स्पेशल बनाने के लिए। जैसे मैंने कहा यहाँ पे, मैंने कोई नाम उठा लिया, मैंने कहा यहाँ पे इनका क्या नाम है भाई? इनका नाम है क्षमा। तो मैंने कहा यहाँ पे क्षमा ने खाना खाया है। तो ये सिंपल सा वाक्य बना था, क्षमा ने खाना खाया है। लेकिन हमने एक चीज जोड़ दी इसमें, मैंने कहा क्षमा ने ही खाना खाया है। हमने कहा क्या? हमने कहा क्षमा ने ही खाना खाया है। इसका मतलब अब केवल क्षमा ने खाना खाया है, तो वाक्य में बल दे दिया गया और वाक्य को स्पेशल बना दिया गया। पहले था कि क्षमा ने खाना खाया, लेकिन अब क्षमा ने ही खाना खाया, इसका मतलब केवल क्षमा ने ही खाना खाया और किसी ने नहीं खाया। समझ गए? तो ये क्या कर रहा है? ये वाक्य को स्पेशल बना रहा है, वाक्य में बल दे रहा है। तो इन बातों का जरूर ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन आपसे पूछता है, कह रहा है किस समास के दोनों पद प्रधान होते हैं और विग्रह में योजक चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। तो कभी भी परिभाषाओं से पूछे तो आप याद रखिएगा, द्विगु समास में पहला पद क्या होता है? द्विगु समास में पहला पद संख्यावाची होता है। पहला पद क्या होता है बच्चे? तो बोले सर पहला पद संख्या होता है, ध्यान रखिएगा, संख्यावाची होता है। जैसे क्या बोलते हैं आपका चौराहा हो गया, अठन्नी हो गया, चवन्नी हो गया। द्वंद्व समास में क्या होता है? द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। यहाँ क्या होता है? दोनों पद कैसे होते हैं? तो बोले सर दोनों पद प्रधान होते हैं। ये परिभाषा जरूर याद रखिएगा, पूछता है, दोनों पद प्रधान होते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या बोलेंगे? तत्पुरुष समास में दूसरा पद प्रधान होता है।
दूसरा पद प्रधान, दूसरा पद प्रधान, पूर्व पद प्रधान, वो सॉरी उत्तर पद प्रधान, ठीक है, दूसरा पद प्रधान। उसके बाद अव्ययी समास में क्या होता है, अव्ययी भाव समास में प्रथम पद प्रधान या पहला पद प्रधान होता है, पहला या पूर्व पद प्रधान होता है। तो प्रथम पद प्रधान या पूर्व पद प्रधान। क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, किस समास के दोनों पद में क्या हो आपका समास विग्रह, मतलब दोनों पद प्रधान और समास विग्रह करने पर योजक निकले। जैसे आपने कहा माता पिता, तो माता पिता ये क्या निकल रहा है, योजक निकल रहा है, दोनों प्रधान है। आपने कहा कि भैया राधा कृष्ण, तो राधा और कृष्ण ये भी क्या है, दोनों प्रधान है। आपने कहा कृष्ण शुक्ल, कृष्ण शुक्ल, तो एक दूसरे के विलोम आ गए आपके, ये भी प्रधान है। आपने कहा घास फूस, तो घास और फूस ये भी एक दूसरे के समाहित हो गए, तो समाहार द्वंद्व हो गए आपके। तो यहाँ पे कौन सा बनेगा, बोलो सर ये द्वंद्व समास बन जाएगा। ऑप्शन नंबर बी वाला सभी लोग याद रखिएगा। एक बार कमेंट करके बताओ क्लियर हो रहा है क्या सभी को, जल्दी जल्दी कमेंट करिएगा। क्वेश्चन अगला कह रहा है कारक के भेद से रेखांकित प्रयोग को सुमेलित कीजिए। तो मिलान वाले क्वेश्चन बहुत आते हैं, मिलान वाले जरूर याद रखिएगा। और मिलान वाले किस में आएंगे मैं बता दूं, मिलान वाले आपके मुहावरे में भी आ जाएंगे, मिलान वाले आपके संधि में भी आ जाएंगे, मिलान वाले आपके कारक में भी आ जाएंगे, मिलान वाले आपके मुहावरे में भी आ जाएंगे, ठीक है। अब यहां कह रहा करण कारक, देखो करण कारक की विभक्ति क्या होती है बच्चे, से होती है या के द्वारा होती है। ये एक साधन या माध्यम के काम में काम करता है। जैसे मैंने कहा मैं पेन से लिखता हूं, ये करण कारक हो गया। कर्म कारक में क्या होता है आपका को विभक्ति आती, संप्रदान कारक में के लिए विभक्ति आती जिसके लिए क्रिया की जाए, या फिर देने के अर्थ में आए तो को विभक्ति आती है। अपादान कारक विभक्ति में से विभक्ति आती है, लेकिन अलगाव की स्थिति में अगर दो में तुलना कर रहे हो, जैसे आपने कहा राम से श्याम सुंदर है, तो वहां भी अपादान कारक होगा। सीखने के अर्थ में, निकलने के अर्थ में, इनमें सब में डरने के अर्थ में, लजाने के अर्थ में अपादान कारक का प्रयोग होता है। अब कह रहा करण कारक कहां पे है, तो कह रहा मां ने मजदूरों को पैसे दिए। अब देखो यहां देने की क्रिया आ रही है, किसके लिए क्रिया की जा रही है, मजदूरों के लिए। तो ये क्या हो गया बोलो सर, ये हो गया आपका संप्रदान कारक। तो संप्रदान कहां है, यहां पे है, आंसर ये हो जाएगा। कह रहा लड़के ने हाथ से फल तोड़ा। अब देखो किससे तोड़ा, मैं पेंसिल से लिखता हूं, लड़का हाथ से फल तोड़ता है। तो हाथ यहां पे क्या काम कर रहा है बच्चे, हाथ साधन का काम कर रहा है। और अगर हाथ साधन का काम कर रहा है तो यहां क्या हो जाएगा बोलो सर, ये आपका करण कारक हो जाएगा, ठीक है। ये क्या हो गया, करण कारक हो गया। कह रहा उसके बाद कह रहा यात्री चलती गाड़ी से कूदा। तो चलती गाड़ी से कूदा मतलब चलती गाड़ी से क्या हो रहा है, अलग हो रहा है। कूद गया मतलब अलग हो गया, तो अलग हो गया तो यहां क्या हो जाएगा, यहां पे आपका अपादान कारक हो जाएगा। कह रहा बच्चे खिलौने को फेंकता है। तो बच्चा खिलौने को क्या कर रहा है, फेंक रहा है। इसका मतलब यहां क्या हो जाएगा, यहां पे कर्म कारक हो जाएगा। कौन सा कारक होगा, तो बोलो सर यहां पे आपका कर्म कारक होगा। क्या मेरे भाई सभी को समझ में आया, और अगर आया है तो इसको मिलान कर लो। पहले का दूसरा कहां पे है, बोलो सर ये तो कट गया, ठीक है। उसके बाद ये भी कट गया, बचे दो आपके, पहले का दूसरा यहां है और यहां है, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद कह रहा दूसरे का चौथा कहां है, तो दूसरे का चौथा देखो यहां नहीं है, दूसरे का चौथा कहां पे है, यहां पे है। इसका मतलब आंसर आपका दिख रहा है ना, आंसर आपको, बोलो सर आंसर कौन सा हो गया, तो कहेंगे सर आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी वाला राइट हो गया। क्या सभी को समझ में आया, इस तरह से क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। क्वेश्चन अगला कह रहा नीचे दिए गए विकल्प, मैंने जो सेट आपका तैयार किया वो एकदम हूबहू पेपर के जैसा। नीचे दिए गए विकल्पों में से लोकोक्तियां छांटिए, और अब ऐसे मिलान वाला आ जाएगा, कितनी लोकोक्तियां सही हैं, कितने मुहावरे हैं इसमें से, ऐसे क्वेश्चन आता है। तो सांप निकल गया लकीर पीटते रहे। अब देखो मैं थोड़ा सा मुहावरे और लोकोक्तियों में अंतर बताता हूं, होता क्या है समझिएगा ध्यान से, इधर बताता हूं। जैसे आपने कहा कि मुहावरा, तो मुहावरा क्या होता है, मुहावरा वाक्यांश मात्र होता है, ध्यान दीजिएगा हमेशा। मुहावरा क्या होता है बोलो सर, मुहावरा वाक्यांश होता है, वाक्यांश मात्र होता है, याद रखेंगे, ठीक है। लेकिन इसका अर्थ जो होता है वो अलग होता है। अर्थ कैसा होगा, अर्थ अलग होगा, ठीक है। लेकिन जो आपकी लोकोक्ति है, अगर मैं लोकोक्ति की बात करूं तो लोकोक्ति क्या होती है, पूर्ण वाक्य होती है। पूर्ण वाक्य, पूर्ण वाक्य का मतलब जैसे आपने कहा जिसकी लाठी उसकी भैंस, तो ये पूरा का पूरा मिश्र वाक्य है, ठीक है। जैसा करोगे वैसा भरोगे, ये भी आपका मिश्र वाक्य, तो पूरा का पूरा वाक्य होती है। और इनमें स्वतंत्र अर्थ निहित होता है, स्वतंत्र अर्थ निहित होता है, निहित होता है, दिख रहा है ना सभी को, निहित होता है, मतलब इनका स्वतंत्र अर्थ होता है, आसानी से आप अर्थ निकाल सकते हो। अब आपने कहा पानी पानी होना, अब पानी पानी होना आपने कहा, तो पानी पानी होने का मतलब क्या हो गया भाई, लज्जित होना, शर्मिंदा होना। लेकिन कह क्या रहा है, पानी पानी होना, इसका मतलब एक ये हो गया और एक ये हो गया, ये दोनों के दोनों क्या है, ये दोनों के दोनों मुहावरे, वाक्यांश मात्र है, ठीक है। अब देखो पानी पानी होना मतलब लज्जित होना या शर्मिंदा होना, या
शर्मिंदा होना कह सकते हो, शर्मिंदा होना, ठीक है। उसके बाद कह रहा मक्खन लगाना, मतलब भाई चापलूसी कर रहे हो किसी पे, किसी की झूठी प्रशंसा टाइप कर रहे हो, मक्खन लगा रहे हो, बटरिंग कर रहे हो, कहते नहीं बटरिंग करना। अब सांप निकल गया लकीर पीट रहे हो, तो मूर्खता भरा काम कर रहे हो, ये आपका ये लोकोक्ति है। आपने कहा हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और होते हैं, तो ये भी क्या है आपकी लोकोक्ति है, स्वतंत्र अर्थ है इसका। मतलब भाई जो चालाक बंदा होता है वो दिखाने का कुछ और, कहता कुछ और है, करता कुछ और है। मान ना मान मैं तेरा मेहमान, तो जबरदस्ती की मतलब गले पड़ना, ये भी लोकोक्ति हो गई। इसका मतलब आपका बी और डी ये क्या है, जहां भी हो काट देना। देखो बी यहां पे है काट दो, बी यहां पे है काट दो, ठीक है, और बी यहां पे भी है काट दो, ऐसे भी पकड़ सकते हो। इसका मतलब ए सी और ई आंसर हो जाएगा। तो ए सी और ई क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करिएगा। क्या बोलो, क्लियर हुआ सभी को? इस तरह से करेंगे, थोड़ा समय लगेगा, लेकिन आपको अगर देखिए हमेशा याद रखना, अगर कॉन्सेप्ट आपको चाहिए है कि यार सारी चीजें हम सीख लें, तो उसके लिए आपको धैर्य और समय देना पड़ेगा। और अगर आप चाहते हो कि केवल टिक मारते रहे और क्वेश्चन हम रटते जाएं, तो फिर उससे सिलेक्शन नहीं होगा। उससे आप क्वेश्चन तो ठीक है देख लोगे कई सारे, लेकिन वो एग्जाम के टाइम पे काम नहीं आएगा। समझ गए? तो इसके लिए हमेशा पूरे एक्सप्लेन के साथ पढ़ना चाहिए। कह रहा वर्तनी वाला विकल्प, सही वर्तनी वाला विकल्प कौन सा है बताएंगे? सभी लोग कमेंट करेगा। और आपको माणिक्य लिखना है, माणिक्य लिखना है। मणि का तत्सम क्या होता है भाई? माणिक्य होता है। तो माणिक्य कैसे लिखेंगे आपको बताना। माणिकार्य लिखा हुआ है, गलत हो गया। माणक्य नहीं होता है, माणिक्य नहीं होता, फिर क्या होता है बोलो सर? माणिक्य होता है। माणिक्य कैसे लिखेंगे? ऐसे लिखेंगे, ऑप्शन नंबर ए वाला राइट हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। जैसे आपसे पूछ लेता है मौक्तिक कैसे लिखेंगे, तो मोती का तत्सम क्या होता है? अगर आपसे पूछे मोती का तत्सम क्या होगा, तो आप क्या कहोगे? मोती का तत्सम मौक्तिक होता है, मौक्तिक ऐसे लिखें, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन कह इंद्र शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है, बताइएगा इंद्र का स्त्रीलिंग क्या होगा। अगर आपसे पूछे कि कृष्ण का स्त्रीलिंग क्या होगा, जरा बताएंगे, तो आप कहोगे भैया कृष्ण का स्त्रीलिंग कृष्णा होता है। अगर आपसे पूछे बाल का स्त्रीलिंग क्या होगा, कोई कमेंट करके मुझे बताएगा बाल का स्त्रीलिंग क्या होगा। आपको यह पता होगा कि भैया कर्ता का स्त्रीलिंग क्या होगा, आपको खूब पता होगा कर्ता का कर्तरी होता है। आपको यह भी पता होगा दाता का स्त्रीलिंग क्या होता है, दाता का दात्री होता है। आपको यह भी पता होगा कि विधाता का स्त्रीलिंग क्या होता है, तो आप कहोगे विधाता का विधात्री होता है। विधाता का क्या होता है? विधात्री होता है। आप ये भी जानते होंगे कि अगर भव का पूछ लेता तो हम क्या कर देते? भवानी कर देते। और अगर भगवान का पूछ लेता तो हम क्या कर देते? भगवान का पूछता तो हम भगवती करते। लेकिन आपने बाला का नहीं बताया। तो बाला का स्त्रीलिंग क्या होता, बाल का स्त्रीलिंग क्या होता है? बाल, अच्छा बाला लिख दिया, सॉरी यहाँ गलत लिख दिया मैंने, पूछना था जो लिख दिया उत्तर। तो बाल का स्त्रीलिंग क्या होगा? बाल का स्त्रीलिंग बाला होता है। बाला, ओ बाला, वो वाला बाला। तो इंद्र का स्त्रीलिंग क्या होगा? इंद्राणी हो जाएगा। आंसर आप ऑप्शन नंबर बी वाला क्या कर दीजिएगा? राइट कर दीजिएगा। बोलो क्लियर हो रहा है सभी को? एक बार सेशन को शेयर कर दो जल्दी से। कह रहा शिकारी सबसे उचित प्रत्यय, शिकारी में सबसे उचित प्रत्यय कौन सा होगा? तो सिंपल सी बात है यार, पहले क्या था बोलो सर? पहले शिकार था, और शिकार में क्या किया गया? ई प्रत्यय लगाया गया। तो जैसे ई प्रत्यय लगाया आपने, क्या बन गया? शिकारी बन गया। इससे हलवा क्वेश्चन और कोई नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। बोलो क्लियर है सभी को? क्वेश्चन अगला कह रहा है कि उपसर्ग व शब्द, कितना 20 मिनट हुआ है और हम लोग चल रहे 13वें क्वेश्चन पे, इसका मतलब स्पीड कम है, थोड़ी सी बढ़ाते हैं। कह रहा है उपसर्ग शब्द का उचित मिलान करें और बताएं कौन सा उपसर्ग लगाए। देखो इसको तोड़ोगे क्या आ जाएगा बोलो सर? देखो बड़े बड़े क्वेश्चन है तो समय लगेगा। इसको तोड़ोगे तो आएगा अव प्लस गुण आ जाएगा, ठीक है। इसको तोड़ोगे क्या आ जाएगा? अन प्लस एक होगा, अन प्लस एक हो जाएगा, अनेक बन जाएगा। इसको तोड़ोगे क्या हो जाएगा? अन प्लस जान बनेगा। और इसको तोड़ोगे तो क्या होगा? अनुप्लस वाद बनेगा। क्या बनेगा? अनुप्लस वाद बनेगा। अब आपसे पूछ क्या रहा है मेरे भाई? पूछ रहा है उपसर्ग, तो एक उपसर्ग ये है, ये अनुपसर्ग है, ये अनुपसर्ग है, ये अवउपसर्ग है। अब आओ इसको उड़ान करते हैं। कह रहा है किसकी बात कर रहा है? देखो अन कहाँ पे है बोलो सर? यहाँ पे, ये हो गया। और उसके बाद क्या कह रहा है? अनु कहाँ पे है? देखो अनु यहाँ पे, ये हो गया। उसके बाद क्या कह रहा है देखिएगा, उसके बाद कह रहा है कि भैया अन कहाँ पे है? तो अन ये रहा आपका, और अब यहाँ पे देखो, यहाँ बा कर दिया, ये थोड़ा सा मैं चेंज करता हूँ, ये अब था, अब बा कर दिया, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है? ये अब कहाँ पे? यहाँ पे। तो ये ऐसे बन जाएगा। अब इसमें देख लो, छांट लो कौन सा सही होगा। कह रहा है भैया ए का तीसरे से, तो ए का तीसरा मतलब ये कट गया, और यहाँ पे देखो ये कट गया, ए का तीसरा दोनों में है। उसके बाद कह रहा बी का चौथा कहाँ पे? बी का चौथा यहाँ पे, बी का दूसरा ये है, कट गया आपका, बी का चौथा ये हो जाएगा। आंसर आपका ऑप्शन नंबर यहाँ भी क्या होगा बोल सर? सी वाला राइट होगा। तो बड़े बड़े क्वेश्चन होंगे तो थोड़ा सा समय लगेगा, क्योंकि ये एक्सप्लेनेशन जरूरी है। कह रहा निम्नलिखित में से पक्षी का पर्यायवाची क्या होगा, जरा बताएंगे। तो पक्षी को क्या कहा जाता है? पक्षी का तद्भव पंछी होता है, ध्यान रखें।
और यही काम आएगा एक्सप्लेनेशन। पक्षी को क्या, पक्षी को पंछी कहते हैं, खग कहते हैं, ध्यान रखिएगा, खग बोलेंगे। खेचर कहा जाता है पक्षी को, क्या बोलेंगे, खेचर कहा जाता है। इसको द्विज भी कहा जाता है, द्विज याद रखिएगा। अंडज बोलते हैं। पखेरू कहा जाता है, पखेरू बोलेंगे, पखेरू कहा जाता है, ठीक है। और क्या बोलेंगे कहेंगे सर, इसको विहग बोलते हैं, विहग याद रखेंगे। इसको विहंग भी बोला जाता है बच्चे, क्या बोलेंगे, विहंग कहा जाता है। यहाँ कह रहा कौन सा पर्यायवाची नहीं, इस पे जरूर ध्यान दीजिएगा, विहंग बोला जाता है, ठीक है। तो विहग, पखेरू, द्विज, नभचर नहीं कहते, हालांकि विहग है, पखेरू है, द्विज है, नभकर लिखा हुआ है, नभचर कहते हैं। अब देखो यहाँ पे गलत लिख दिया, यहाँ पे क्या होता अगर नभचर लिखा होता, नभचर, तो बात सही हो जाती। यहां लिख दिया नभकर, डी वाला आंसर हो जाएगा, ये आपका आंसर, मतलब ये गलत है आपका ऑप्शन। क्लियर। अगला क्वेश्चन करा, निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित संज्ञा शब्द के स्थान पर आने वाले सही सर्वनाम शब्द दिए गए विकल्पों में से छांटिए। आपको बताना है कौन सा होगा। राघव की बहन राघव के लिए किताब लाई। अब किसकी बात कर रहा है, आने वाले सही सर्वनाम शब्द के दिए गए विकल्पों में से छांटिए। कह रहा है यहां पे राघव की बहन अपनी के लिए किताब लाई, उसके लिए किताब लाई, उनके लिए किताब लाई, मेरे लिए लाई। तो कह रहा है इसको यहां से चेंज करना है। अब अगर यहां से चेंज करना है तो आप क्या करोगे, यहां से चेंज करना है तो आप इसको यहां पे कर सकते हो कि राघव की बहन, राघव के लिए नहीं, राघव की बहन उसके लिए क्या लाई, उसके लिए, क्योंकि के भी रेखांकित है तो उसके लिए किताब लाई। आपका ये बात सही हो जाएगी। क्लियर है सभी को, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित विशेषण का भेद बताएंगे, क्या होगा। मुझे शेर भर दूध चाहिए। अब कितना दूध चाहिए भाई, दूध की विशेषता क्या बता रही है, दूध हो गया संज्ञा है और इसकी विशेषता बताई जा रही है, विशेष से है। अब इससे पूछो कितना दूध चाहिए, तो कह रहा है शेर भर दूध चाहिए। हम लोग कहते हैं 1 लीटर दूध चाहिए, 2 लीटर दूध चाहिए, तो ये क्या बता रहा है, ये मात्रा बता रहा है। तो जहां पे मात्रा बताए वहां क्या होता है, परिमाणवाचक होता है। जहां पे भी आपका बताए मात्रा, तो वो क्या हो जाएगा, परिमाणवाचक विशेषण होगा, परिमाणवाचक विशेषण। लेकिन परिमाणवाचक के 2 भेद होते हैं, एक होता है निश्चित, एक होता है अनिश्चित। तो जब निश्चित मात्रा बताए तो निश्चित, अनिश्चित मात्रा बताए तो भाई निश्चित हो गया। अब ये कह रहा है शेर भर दूध, ये निश्चित है अनिश्चित है। 1 किलो दूध अगर कह देता, 1 लीटर दूध कह देता, तब तो निश्चित हो जाता। शेर भर दूध, तो ये क्या हो गया, बोलो सर ये भी निश्चित है, क्योंकि शेर भर एक एग्जैक्ट मात्रा है आपकी, तो ये निश्चित परिमाणवाचक विशेषण होगा आपका। आंसर बी वाला याद रखिएगा। अगर कहता थोड़ा दूध दे दीजिए, कुछ दूध दे दीजिए, तो वो क्या हो जाता, तो वो अनिश्चित हो जाता। और अगर गिनने की बात करता तो क्या हो जाता, तो आपका संख्यावाचक हो जाता। और संख्यावाचक के भी अपने 2 भेद होते हैं, ध्यान रखेंगे। संख्यावाचक विशेषण के 2 भेद होते हैं, निश्चित अनिश्चित। अच्छा, इसमें भेद निश्चित के नहीं होते, लेकिन यहां पे निश्चित के भेद होते हैं। अगर कभी भी आपसे पूछे कि निश्चित संख्यावाचक के कितने भेद हैं, तो आप क्या बताओगे, निश्चित संख्यावाचक के 5 भेद होते हैं। क्वेश्चन अगला कह रहा वाक्य में प्रयोग किए जाने वाले शब्द को क्या कहते हैं, जरा बताइएगा। तो अगर जैसे मैंने यहां मान लो लिख दिया राम, ठीक है, यहां लिख दिया रावण, यहां लिख दिया बाण, यहां लिख दिया मारा, कुछ समझ में आ रहा है, कुछ नहीं, मारा। तो ये देखो ये सब क्या है, ये वाक्य है, ये भी ये शब्द है आपके। ऐसे शब्द जब ऐसे से बिखरे पड़े तो ये शब्द हैं, लेकिन मैंने इनको एक वाक्य में पिरो दिया और मैंने कहा राम ने रावण को बाण से मारा, बाण से मारा, ठीक है। अब देखो, अब ये जब हमने वाक्य बना दिया, इसका भावार्थ निकल रहा है, इसका मतलब एक ये पद हो गया, एक ये पद हो गया, ये पद हो गया, ये पद हो गया। तो ये क्या बन गया बच्चे, बोलो सर ये आपके पद बन गए। तो जब आप वाक्य में प्रयोग करते हो तो वो क्या बन जाते हैं, पद बन जाते हैं। वाक्य में प्रयोग किए जाने वाले शब्द क्या कहलाते हैं बच्चे, पद कहलाते हैं, हमेशा याद रखिएगा। क्लियर है सभी को। क्वेश्चन अगला कह रहा है आयात का सही विलोम बताएंगे। आयात का विलोम, अरे आयात का विलोम क्या होगा, नवजात, निर्यात, पर्याप्त, प्रदान। तो प्रदान का क्या करेंगे, आदान करेंगे। आदान का क्या हो जाएगा, बोल सर आदान का प्रदान होता है। पर्याप्त का क्या हो जाएगा, पर्याप्त का अपर्याप्त होगा, अपर्याप्त, ठीक है। और आयात का विलोम क्या हो जाएगा, निर्यात हो जाएगा। एकदम आसान क्वेश्चन है, तो आंसर आपका बी वाला राइट हो गया। क्वेश्चन अगला कह रहा कि वर्तमान काल के उदाहरण बताएंगे कौन कौन है। तो अब देखो इसमें थोड़ा सा समय लगेगा आपका। कह रहा मैं जा रहा हूं, रहा हूं, रही हूं, रहे हूं, जहां भी आ जाए वहां क्या होता है, वहां पे आपका अपूर्ण वर्तमान होता है। कौन सा वर्तमान है, तो बोले सर अपूर्ण वर्तमान है, ध्यान रखिएगा। कह रहा मैं बस से पहुंचने वाला हूं, वह तुरंत ही तो गया। अब गया ये सामान्य हो गया, सामान्य भूत हो गया, लिख देता हूं मैं, गया सामान्य भूत है, ठीक है। तो जहां जहां सी है वो पहले काट दो, जैसे ये सी है इसमें काट दो। आगे शायद वह पहुंच गया है। अच्छा, रमेश कल आया,
तो रमेश कल आया, इसका मतलब ये भी सामान्य भूत हो गया। ये भी क्या है बच्चे, ये भी सामान्य भूत है। जहां जहां ई लिखा है काट दो, ये ई लिखा है ये काट दो। फिर बचा कौन सा बोलो सर, बचा आपका ये केवल ए बी डी, आंसर आपका हो जाएगा राइट, ऑप्शन नंबर डी वाला। कह रहा है हाँ, कह रहे यहाँ पे ए बी डी, डी में क्या होगा, डी में आपका शायद वह पहुंच गया है, ये भी आपका क्या हो जाएगा, गया है, ये आपका पूर्ण वर्तमान में आएगा। किस में आएगा, अच्छा शायद की बात कर रहा है, माफ करना मेरे भाई, ये आपका संभाव्य वर्तमान में आएगा, क्योंकि शायद लगा है, संभावना लगी है यहाँ, और अगर आप पहुंच गया वर्तमान तो ये संभाव्य वर्तमान में आएगा, संभाव्य वर्तमान में आ जाए। क्लियर हो रहा है या नहीं हो रहा है बताइएगा। चलिए मैं बस पहुंचने वाला हूं, ये भी क्या है, यह भी आपका संभाव्य वर्तमान में ही आएगा, तो यहाँ पे ए बी और डी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन कह निम्नलिखित में से बादल का पर्यायवाची क्या होता है बताएंगे। सभी लोग कमेंट करेंगे और बताएंगे बादल का पर्यायवाची क्या होगा। अब देखिएगा बादल के पर्यायवाची की बात करें, 3 पर्यायवाची आपको याद रखने, एक आपको बलाहक याद रखना है, एक आपको जीमूत याद रखना है, अब्र आपको अब्र भी याद कर लीजिएगा। बाकी मेघ तो आप सबको पता ही है, मेघ होता है, मेघ को मेघ कहा जाता है। उसके बाद जितने भी जल वाले पर्यायवाची हैं मेरे दोस्त, उनको ऐसे लिख लीजिएगा, जल हो गया, नीर हो गया, अंब हो गया, जितने भी जल के पर्यायवाची आपको याद हो, पयो लिख लेना, वार लिख लेना, ना याद हो तो याद कर लेना, और इनके पीछे 2 शब्द लगा देना, दा लगा देना या धर लगा देना। क्या लगाओगे, दा या धर लगा देना। जैसे ही दा लगाओगे या धर लगाओगे, सब किसके बन जाएंगे, तो सब ये बादल के पर्यायवाची बन जाएंगे। दा का मतलब होता है जल देने वाला, धा का मतलब धारण करने वाला। तो वारिद हो गया, जलधर हो गया, जलद हो गया, ये सब किसके हैं बोलो सर, ये सब बादल के पर्यायवाची हैं। बचा कौन सा बोलो सर, जलज। जलज किसका हो जाएगा बच्चे, जलज आपका कमल का पर्यायवाची हो जाएगा। सभी लोग याद रखेंगे, बोलो क्या क्लियर है सभी को। आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट। क्वेश्चन अगला क्या कह रहा है, परिमाणवाचक विशेषण का उदाहरण क्या होगा बताएंगे। किसकी बात कर रहा है, परिमाणवाचक विशेषण, जिसमें संज्ञा को नापता और तौलता है, उसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। अब यहां कह रहा परिमाणवाचक कौन सा होगा, सकल संसार, मन अनाज, रोज रोज और हम सब। तो हम सब की बात कर रहा है, मतलब गिनने की बात कर रहा है। ये क्या हो जाएगा बोलो सर, ये संख्यावाचक हो जाएगा। ठीक है, रोज रोज ये क्या है बोलो सर, ये अव्यय है। उसके बाद कर रहा है सकल संसार और मन अनाज, कितना अनाज, अनाज की बात कर रहा है, मन अनाज। ठीक है, तो ये मन अनाज क्या हो गया बोलो सर, ये जो मन अनाज है ये आपका क्या बन जाएगा बच्चे, कहेंगे सर ये आपका बन जाएगा परिमाणवाचक विशेषण। ऑप्शन नंबर बी वाला क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। बोलो क्या क्लियर है सभी को, जल्दी जल्दी कमेंट करके बताएंगे क्या सभी को मेरे भाई क्लियर है। क्वेश्चन अगला कह रहा है कि निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। देखो ऐसे क्वेश्चन आएंगे, इन क्वेश्चन से डरना नहीं है आपको, और इन क्वेश्चन को एक्सप्लेन करोगे तो थोड़ा समय लगेगा। और आपने देखा होगा ग्रुप सी में 100% स्टेनो और ग्रुप सी में ऐसे ही क्वेश्चन बनेंगे। अब ये मुहावरे को मिलाना ही तो है। कह रहा रंग जमाना, रूह का अपना, मैदान मारना, मुंह फुलाना। मुंह फुलाना रूठ जाना, देखो होगा कहीं पे अप्रसन्न होना, ये है ना। मैदान मारना मतलब विजय प्राप्त करना। आप भाई विजय प्राप्त कर रहे हो तो आप क्या कर दोगे, विजय प्राप्त कर रहे हो। उसके बाद क्या क्या, रूह कांपना। अब रूह कांपना मतलब बहुत डर गए, आपकी रूह कांप गई, मतलब आप बहुत डर गए। ठीक है, उसके बाद क्या कह रहा देखेंगे, उसके बाद कह रहा रंग जमाना। तो रंग जमाना मतलब आप धाक जमा रहे हो। अब देखो एकदम आसान है, देख लो डी वाला पहला कहां पे है, तो ये कट गया और आपका ये कट गया, डी वाला पहला यहां पे। अब देखो ए वाला दूसरे से कहां पे है, तो ए वाला दूसरे से यहां पे है, ए वाला चौथा यहां पे कट गया। तो आंसर कौन सा हो गया बोलो सर, आंसर आपका यही हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए वाला आंसर होगा। बोलो क्या क्लियर है, कर पाओगे या नहीं कर पाओगे, ऐसे क्वेश्चन को आराम से उड़ा दोगे। क्वेश्चन अगला कह रहा है निराशा शब्द में निम्नलिखित में से कौन सी संधि है बताइएगा। निराशा की बात कर रहा है, विसर्ग संधि, दीर्घ संधि, यण संधि, व्यंजन संधि। चलो एक ट्रिक देता हूं प्यारी सी, विसर्ग संधि की ट्रिक लीजिएगा। कहीं पे तालव्य सकार सा ये आधा आ जाए, कहीं पे ये वाला सा मूर्धन्य सकार आधा आ जाए, कहीं पे ये वाला दंत सकार आपका आधा आ जाए, ओ की मात्रा लगी हो, गुण संधि ना हो, बस ऊपर रा लगा हो, इनके स्थान पे आपको जानते हो क्या करना है, इनके स्थान पे आपको विसर्ग रख देना। आगे पीछे जैसा भी शब्द है उसको वैसे ही रख देना, कोई दिक्कत नहीं, चल देगा। ठीक है, अब समझने का प्रयास करना। जैसे आपने कहा निश्चल, आपने क्या कहा, आपने कहा निश्चल, इसमें कौन सी संधि है, तो जब आप इसको तोड़ रहे होगे तो कौन सी संधि बनाओगे, आप कहोगे यहां से निकलेगा नी, और सा के स्थान पे लिख दो 2 बिंदी, और उसके बाद जो बचा उसको ऐसे लिख दो, ये क्या हो गया, नी प्लस छल हो गया। ठीक है,
आपने कहा सर इसका बता दीजिए, इसका बता दीजिए। मैंने कहा मनोहर लिख लो, मनोहर, इसमें गुण संधि नहीं है। इसको यहाँ पे ले आओ मन, और ओ की मात्रा है, इसको गुण ये बना दो विसर्ग, और उसके बाद लिख दो हर। ये क्या प्राप्त हो गया? ये मनोहर प्राप्त हो गया। अब आपने कहा सर इसका भी बता दीजिए, तो मैंने कहा क्या लिखा हुआ है? आपने कहा सर आशीर्वाद। क्या लिखा है बच्चे? बोले सर आशीर्वाद लिखा है। ध्यान से समझिएगा कि आप इसको तोड़ोगे क्या निकलेगा? बोल सर यहां से निकलेगा आशी, रा के स्थान पे 2 बिंदी लगा दो और उसके बाद लिख दो वाद, तो ये क्या हो जाएगा? आशी धनवाद हो जाएगा। क्या सभी को समझ में आया या नहीं आया बताएंगे? क्या मेरे भाई सभी को क्लियर हुआ या नहीं हुआ? कमेंट करके बताओ। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? आंसर आपका क्या हो जाएगा? बोल सर आंसर यहाँ पे आपका बन जाएगा, अच्छा इसको नहीं बताया मैंने, इसको जब तोड़ेंगे तो क्या निकलेगा? निह धन आशा निकलेगा। क्या निकलेगा? निह धन आशा निकलेगा। यहाँ भी आपका निराशा हो जाएगा। तो यहाँ आपकी विसर्ग संधि का उदाहरण है। आंसर आप लोग ऑप्शन नंबर ए कर दीजिएगा। बोलो क्लियर है सभी को? अगला क्वेश्चन कह रहा निर्वासन में कौन सा उपसर्ग होगा बताइएगा। तो ये तो आसान है, इसको तोड़ोगे क्या निकलेगा? यहां से निकलेगा निर, और उसके बाद क्या निकलेगा? उसके बाद वासन निकलेगा। तो निर प्लस वासन, वासन मतलब बसना, निर्वासन हो जाएगा। निर मतलब नहीं हो गया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? बोलो सर निर लिखा हुआ है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए वाला राइट होगा। बोलो क्या क्लियर है सभी को? नहीं सॉरी, ये वाला नहीं होगा, माफ करना मेरे भाई, रुक जाओ थोड़ा सही कर लें इसको। ये वाला नहीं होगा, निर यहाँ पे ये करेंगे, निर यहाँ पे ये करेंगे। वैसे यहाँ पे ये भी बन सकता है निह धनवासन। क्यों? क्योंकि निर को नहीं बोला जाता है। हालांकि आप लोग डी वाला आंसर राइट करिएगा। आप क्या करिएगा? आप डी वाला आंसर राइट करिएगा। सभी लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है जी। चलिए अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन ऐसे आएगा क्वेश्चन आपका। अगला कह रहा है निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए और बताइए कौन सी उपसर्ग की बात कर रहा है। तो यहाँ दुस्साहस है, दुख है, दुह है, दुर्गुण है, दुष्कर्म है। आपसे बताना है कि आपको इसमें कौन सा होगा। तो देखिए सिंपल सा फंडा है, दो को तो ऐसे ही मिला लो। एक तो ये दुस आ गया, और दूसरा आपका इसको तो देखिए, इसको तोड़ोगे क्या आ जाएगा? बोल सर दुस आएगा, और उसके बाद कर्म आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। इसको तोड़ोगे क्या आ जाएगा? बोल सर दुर आ जाएगा, दुर, दुर आएगा, उसके बाद गुण आ जाएगा, गुण। इसको तोड़ोगे क्या आ जाएगा? दुह आ जाएगा, उसके बाद खा आएगा, ठीक है। इसको तोड़ोगे क्या आ जाएगा? तो दुस आएगा, और उसके बाद साहस आएगा। अब देखो सिंपल सा फंडा है, मिल गया आपका। कहां पे? अभी मिलाता हूं। दुर कहां पे है? देखो दुर यहां पे है, ऐसे 1 मिनट। दुर कहां पे है? यहां पे है, ठीक है। अब इधर का मिलान बाकी है, अब पेन चेंज करता हूं। कह रहा दुस्साहस, दुस कहां पे है भैया? ये है। और दुह कहां पे है? बोलो सर ये है, ठीक है। मिल गया। अब देख लो, मिला लो। पहले का तीसरा कहां पे? पहले का तीसरा यहां पे है, और पहले का तीसरा यहां, मतलब ये दोनों कट गए। दूसरे का चौथा कहां पे है? दूसरे का चौथा यहां पे है। इसका मतलब आंसर कौन सा हो गया? ये हो गया। लेकिन इसको थोड़ा और देख लेते हैं। तीसरे का पहला, तीसरे का पहला, चौथे का दूसरा, चौथे का दूसरा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा? राइट होगा। अब ये एक क्वेश्चन नहीं है, इस क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन बन गए आपके, समझ रहे हो? तो थोड़ा सा समय तो लगेगा। निम्न में से तद्भव शब्द का चयन करेंगे, बताएंगे तद्भव कौन सा होगा। ग्राम है, अश्रु है, सूर्य है, माथा है, तद्भव की बात कर रहा है। अब देखिए ग्राम क्या है? तद्भव तत्सम है। इसका तद्भव क्या होगा? बोलो सर गांव हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद कह रहा अश्रु का तद्भव क्या होता है? आप सबको पता है भैया, आंसू होता है। सूर्य का तद्भव क्या होता है? बोलो सर सूर्य का तद्भव सूरज होता है। बचा कौन सा? बोलो सर बचा आपका माथा का मस्तक। तो माथा तद्भव है, इसका तत्सम क्या होगा? इसका तत्सम मस्तक हो जाएगा। आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी वाला सभी लोग याद रखिएगा। बोलो क्या क्लियर है या नहीं है बताइएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? दुरात्मा में निम्नलिखित में से कौन सा समास होगा, जरा बताएंगे। दुरात्मा में द्वंद्व समास है, बहुव्रीहि समास है, कर्मधारय समास है, या फिर अव्ययी भाव समास है। अब देखिए इसको जब आप तोड़ोगे तो क्या निकलेगा? दुरात्मा का मतलब क्या होता है? दुर्धन आत्मा, अर्थात बुरी है जो आत्मा, बुरी है जो आत्मा, आत्मा, या बुरी है जिसकी आत्मा, दुरात्मा। वैसे तो यहां पे होना चाहिए कर्मधारय समास, बुरी है जो आत्मा, बुरी है जो आत्मा, आत्मा। इसे क्या बोलेंगे? इसे दुरात्मा बोलेंगे, क्योंकि आत्मा की बता रहा है, क्या विशेषता बता रहा है। तो यहाँ पे कर्मधारय समास ही करिएगा, कर्मधारय समास करिएगा। ऑप्शन नंबर सी वाला आपका राइट हो जाएगा। क्लियर है सभी को? वैसे यहां पे बहुव्रीहि भी बन सकता है एक कंडीशन में। अगर ऐसे कह दे, अगर ऐसे कह दे कि बुरी है जिसकी आत्मा, बुरी है जिसकी, जिसकी आत्मा, आत्मा, अर्थात, अर्थात बुरी है जिसकी आत्मा, अर्थात कौन? तो अर्थात दुष्ट व्यक्ति,
या दुर्जन व्यक्ति। तो यहाँ पे आपका बहुरी बन सकता है। लेकिन अब अगर कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाए, आप पूछो किसको प्रायोरिटी देंगे हाई कोर्ट में, तब आप कर्मधारय को प्रायोरिटी दीजिएगा, फिर बहुरी समास मत करिएगा। वैसे इसमें बहुरी समास भी बन सकता है अगर कर्मधारय ना हो तो। निम्नलिखित विकल्पों में से आकांक्षा का पर्यायवाची क्या होगा, आपको बताना है। आकांक्षा का पर्यायवाची, अब देखिए आकांक्षा किसे कहा जाता है, आकांक्षा इच्छा को बोलेंगे, स्पृहा को कहा जाता है, कामना को बोलते हैं, क्या बोलेंगे, कामना को कहा जाता है, मनोरथ को कहा जाता है, मनोरथ को ध्यान रखेंगे, मनोरथ बोलेंगे, स्पृहा बोलेंगे, चाह बोलेंगे, क्या बोलेंगे, चाह बोलेंगे। ये सब किसके हो गए, ये सब इच्छा के पर्यायवाची हो गए। अच्छा, व्यथा का मतलब क्या होता है, व्यथा मतलब पीड़ा, व्यथा मतलब क्या हो गया, दुख हो गया, व्यथा का मतलब संताप हो गया, संताप, वेदना, वेदना, दर्द, ठीक है, ये सब व्यथा के पर्यायवाची हो गए। उसके बाद क्या कह रहा है, उसके बाद कह रहा है अमी, अमी को क्या कहा जाता है, बोल सर अमी को अमृत कहते हैं, अमी को पीयूष कहा जाता है, पीयूष, अमी को क्या बोलेंगे, कहेंगे सर अमी को अमी कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद क्या कहेंगे, कहेंगे सर इसको सुधा भी बोलते हैं, सुधा, इसको सोम भी बोला जाता है, सुरभोग कहा जाता है, सुरभोग, ये सारे इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। सुरभोग बोलेंगे, और क्या बोलते हैं, कहेंगे सर इसको जीवनोदक कहा जाता है, जीवनोदक, ठीक है। विपिन का पर्यायवाची क्या होता है, देखिएगा, तो कहेंगे सर विपिन को, विपिन ये जंगल का पर्यायवाची, जंगल का पर्यायवाची है, वन का पर्यायवाची है, कानन का पर्यायवाची है, कानन बोलते हैं, कांतार बोला जाता है बच्चे, कांतार बोलते हैं, अटवी बोलते हैं इसको, अटवी। तो क्या कहेंगे, जंगल, वन, कानन, कांतार, अटवी, अरण्य, अरण्य भी बोलते हैं सॉरी, ये सब किसके हो गए, ये सब आपके इसके पर्यायवाची हो गए। बच्चा कौन सा, मनोरथ। आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, राइट होगा। एक बार कमेंट करके सभी लोग बताएंगे, क्या सभी को क्लियर हो रहा है मेरे दोस्त, जल्दी जल्दी आंसर करिएगा स्पीड में। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से ऋजु का विलोम क्या होगा, बताएंगे। ऋजु का विलोम क्या होगा, देखिए ऋजु का मतलब होता है सीधा, ऋजु का मतलब क्या होता है, सीधा या सरल भी आप कह सकते हो, इसका मतलब सरल भी होता है। अब कुटिल का विलोम क्या हो जाएगा, तो कुटिल का विलोम सरल हो जाएगा। संकीर्ण का विलोम क्या हो जाएगा, बोल सर विकीर्ण हो जाएगा, या विस्तीर्ण हुई होता है, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है, विकर्षण है, तो विकर्षण का आकर्षण होता है, आकर्षण होता है, आकर्षण, आकर्षण, विकर्षण, और दोनों एक ही साथ लिखे, आकर्षण बोलेंगे। अब देखो मैंने क्या बोला, ऋजु का सीधा होता है, ऋजु का मतलब सीधा, और ऋजु का मतलब सरल होता है। तो ऋजु का विलोम क्या बनेगा, आप कहोगे सर ऋजु का विलोम वक्र होना चाहिए, क्या होना चाहिए, वक्र होना चाहिए, क्योंकि वक्र का मतलब क्या होता है, वक्र का मतलब होता है टेढ़ा, सर वक्र तो है नहीं। फिर मैं कहा, फिर यहाँ क्या बोला मैंने, सरल भी तो बोला है, इसका मतलब यहाँ पे कुटिल आंसर हो जाएगा, बोलो हाँ या ना, क्योंकि सरल जो होता है ना, सरल, सरल का विलोम क्या होता है, सरल का विलोम कठिन भी होता है, ध्यान रखिएगा। सरल का विलोम कुटिल भी होता है, और सरल का विलोम जटिल भी होता है, ध्यान रखिए। ये तीनों किसके विलोम हो गए, ये तीनों सरल के विलोम हो गए। बोलो क्लियर है सभी को। क्वेश्चन अगला कह रहा है निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य पहचानना है आपको, और बताना है वाक्य शुद्ध इसमें से कौन सा है। बैठ जाता है मेरा मन कभी कभी, मन कभी कभी मेरा बैठ जाता है, मेरा मन कभी कभी बैठ जाता है, कभी कभी मेरा मन बैठ जाता है, ये तो वही हो गया, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, तो फिर बीच बीच में किधर चला जाता है, तो आप क्या बोलोगे, कहोगे सर ये गड़बड़ हो गया, मन कभी कभी मेरा बैठ जाता है, ये भी देखो ये पदक्रम संबंधी अशुद्धियां हैं। तो पदक्रम संबंधी में क्या होता है, सबसे पहले भाई कर्ता आता है, कर्ता के बाद फिर, अब देखो बैठ जाता है, इसका मतलब मेरा मन है वही बैठ जाता है, मेरा मन कर्ता हो गया, कभी कभी बैठ जाता है, तो मेरा मन कभी कभी बैठ जाता है, ये बात क्या हो जाएगी, सही हो जाएगी। हमेशा याद रखना जब आप वाक्य बनाते हो, तो वाक्य में ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं हाई कोर्ट में, कर्ता हो गया, फिर कर्म आता है, कर्म के बाद आपकी क्रिया आती, ठीक है। जब वाक्य पढ़ोगे तो कर्ता का विस्तारक आएगा, फिर कर्म का विस्तारक, फिर कर्म आएगा, क्रिया का विस्तारक, फिर क्रिया आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, कल मैंने आपको बताया भी था पिछली क्लास में, परसों वाली में, निपात किन्हें कहते हैं बताइएगा। निपात किन्हें कहा जाता है, अभी थोड़ी देर पहले शायद हमने इनके बारे में बात करी थी। तो वाक्य में विराम को निपात कहते हैं, नहीं उसको विराम चिन्ह कहते हैं। ध्वनि की गतिशीलता को विराम कहते हैं, तो ध्वनि की जो गतिशीलता होती है उसे प्रवाह कहा जाता है। यार ये होगा नहीं, कह रहा शब्द में विशेष प्रकार का बल लाने वाले जो अव्यय होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, बोलो सर उनको निपात कहा जाता है। और निपात के कितने भेद होते हैं, तो निपात के 9 भेद होते हैं।
परसों वाली क्लास मेरी ओपन करके देखिएगा, 9 भेद मैंने आपको बताए हैं निपात के। एक बार बताएंगे, आवाज सही है ना, कम तो नहीं है मेरी? बहुत बढ़िया। कह रहा निम्नलिखित में से विलोमार्थी की दृष्टि से कौन सा असंगत है, आपको बताना है। विलोमार्थी की दृष्टि से बच्चे कौन सा असंगत है? दृष्ट का विनीत होता है, देह का प्रदेह होता है, जटिल का सरल और अनुराग का विराग होता है। आपको बताना है गलत कौन सा है। अब देखो, अनुराग का क्या होगा, विराग होगा। बोलो सर बात सही है। जटिल का मैंने अभी बताया था सरल होता है, सरल का कठिन भी होता है, सरल का कुटिल भी होता है। और यहां कह रहा दृष्ट का विनीत होगा, दृष्ट मतलब दुष्ट, विनीत मतलब विनय युक्त। प्रदेह का क्या हो जाएगा, बोलो सर प्रदेह का अप्रदेह होगा, ठीक है। और देह का क्या होता है, बोलो सर देह का विलोम आदेय होता है। देह मतलब जो देने योग्य हो, आदेय मतलब जो देने योग्य ना हो। तो आंसर आपका कौन सा बन गया, आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी वाला राइट हो जाएगा। एक बार सभी लोग कमेंट करेंगे और बताएंगे क्या क्लियर हुआ सभी को। अगले क्वेश्चन का आंसर आप लोग दे रहे होंगे, प्राणों का अंत करने वाले के लिए एक शब्द क्या होगा, बताएंगे सभी लोग। दो घंटे तक क्लास चलेगी बच्चा, 1.5-2 घंटे। प्राणांत होगा, प्राणांत का मतलब होता है प्राणों का अंत। प्राणों का अंत क्या कहलाता है, प्राणांत कहलाता है। प्राणांतक प्राणहीन, प्राणहीन मतलब प्राण रहित, प्राण रहित जिसके प्राण पखेरु उड़ गए हो, निकल गए हो। मृतक मतलब मरा हुआ, मरा हुआ या जिसकी मृत्यु हो गई। बचा कौन सा, प्राणांतक। इसको तोड़ोगे क्या निकलेगा, इसको तोड़ोगे निकलेगा प्राण, प्राण प्लस अंतक निकलेगा, प्राणों का अंत करने वाला प्राणांतक। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा आपका, राइट होगा। बोलो क्या क्लियर है सभी को। क्वेश्चन अगला कह रहा है इनमें से किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है, थोड़ा सा स्पीड बढ़ाते हैं। जानवी है, भगवान है, पुरस्कार है और पश्चात है। वैसे तो भगवान भी गलत लिखा हुआ है, हमेशा याद रखना भगवान के पीछे हलंत लगता है, ठीक है। तो भगवान आपका राइट हो गया, पुरस्कार राइट है, पश्चात राइट है। बचा कौन सा, बोलो सर जानवी आपका गलत लिखा हुआ है। जानवी कैसे लिखते तो आप क्या कहोगे, आप कहोगे सर जानवी ऐसे लिखा जाता है, ये हो गया जानवी। यहाँ से कई क्वेश्चन आते हैं, जैसे आपसे पूछता है पूर्वाहन कैसे लिखेंगे, तो कहेंगे सर पूर्वाहन ऐसे। जैसे चिन्ह, चिन्ह होता है, चिन्ह नहीं होता है, तो चिन्ह कैसे लिखते हैं, तो सर चिन्ह ऐसे लिखा जाता है। मध्याह्न आपसे पूछे तो मध्याह्न होता है, मध्याह्न। आह्वान होता है, जैसे आह्वान नहीं होता है, आपने कहा आह्वान, तो आह्वान कैसे लिखते हैं, बोलो सर आह्वान ऐसे लिखा जाता है, याद रखिएगा। सरोजनी कैसे लिखेंगे, बोलो सर सरोजनी ऐसे लिखेंगे। ये भी पूछता है कुमुदनी कैसे लिखेंगे, बोलो सर कुमुदनी ऐसे लिखा जाता है। अहल्या कैसे लिखेंगे, बोलो सर अहल्या ऐसे लिखेंगे। द्वारका कैसे लिखा जाता है, बोलो सर द्वारका ऐसे लिखा जाता है। हिरण्यकश्यपु कैसे लिखेंगे, बोलो सर हिरण्यकश्यपु, हिरण्यकश्यपु होता है, ध्यान रखिएगा, ये ऐसे लिखते हैं, इसको जरूर ध्यान रखिएगा, आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। यहीं पे आपसे पूछेगा वाल्मीकि कैसे लिखा जाता है, तो बोलो सर वाल्मीकि ऐसे लिखा जाता है। भागीरथी पूछे तो कैसे लिखेंगे, गंगा जी को भागीरथी बोलते तो भागीरथी ऐसे लिखते हैं। लेकिन ऋषि भगीरथ अगर पूछे तो भगीरथ ऐसे लिखा जाता है, ध्यान रखिएगा सभी लोग, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या कह रहा है, आंसर आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए वाला राइट होगा। क्वेश्चन अगला कह रहा है कि निम्नलिखित में जातिवाचक संज्ञा शब्द नहीं है। अब जातिवाचक कौन सा नहीं है भाई, आपने कहा नदी बहुत सारी है, मनुष्य भी बहुत है, गायें भी बहुत हैं, इसका मतलब ये सब की सब क्या हो गई, तो आप कहोगे सर ये सब की सब जातिवाचक हो गई, जो समस्त जाति का बोध करा रहे हैं। बचा कौन सा, गंगा दुनिया में एक है, तो ये क्या हो जाएगा, बोलो सर गंगा को आप क्या कहोगे, गंगा को व्यक्तिवाचक कहोगे। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। ये क्वेश्चन आ सकता है ग्रुप डी में, क्योंकि पेन गिर गया है। निम्न में से सुमेलित करना है आपको और बताना है क्या होगा, तो सुमेलित करना है। सुमेलित करने वाले क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है। इसमें मिलान में गलती होती कभी कभी। कह रहा आप है, यह है, कुछ है, जो है। तो निश्चयवाचक, संबंधवाचक, निजवाचक, अनिश्चयवाचक। देखिए अनिश्चयवाचक में 4 शब्द याद रखना, कोई, कुछ, किसी और किन्हीं, ये 4 शब्द आपको याद रखने, जहां भी मिल जाए निश्चयवाचक हो गया। निजवाचक में कर्ता जब अपने द्वारा काम ना करके किसी और से काम करवाता है तो निजवाचक कहलाता है। जैसे आपने कहा मैं अपने आप अपने कपड़े धो लेता हूं, मैं अपना खाना स्वयं बनाता हूं, मैं अपनी क्लास खुद बनाता हूं, मैं अपना काम स्वतः करता हूं, ऐसे शब्द आपको जहां भी मिल जाए। संबंधवाचक में जो करोगे, संबंधवाचक में ऐसे वाक्य मिलेंगे, जो करोगे सो भरोगे, जो सो, जैसा वैसा, जैसा वैसा, ऐसे जहां भी वाक्य आपको मिलेंगे वो क्या होगा, संबंधवाचक होगा। निश्चयवाचक में आपका यह पेन है, वह कलम है, वो मेरी किताबें हैं, वे मेज पड़ी है।
अब देखो, अब मिलान कर लो, आप किस में आएगा, यहाँ पे आप निजवाचक में भी आएगा, क्योंकि अपने आप की बात कर रहा है तो आप में अपने आप भी होता है, निजवाचक हो गया, और आप ये पुरुषवाचक भी होता है। उसके बाद कह रहा है जो यहाँ पे आपका कुछ कह रहा है ये अनिश्चयवाचक हो गया। उसके बाद क्या कह रहा है, उसके बाद कह रहा है जो ये संबंधवाचक हो गया, और यह क्या हो गया, ये निश्चयवाचक हो गया। अब देख लो इसमें कि कौन सा आंसर होगा। तो पहला वाला तीसरा कहाँ पे है, पहला तीसरा यहाँ पे, मतलब ये कट गया और ये कट गया। उसके बाद कह रहा है दूसरा पहला कहाँ पे, देख लो दूसरे का पहला, दूसरे का पहला यहाँ पे भी है, दूसरे का पहला यहाँ पे भी है। उसके बाद कह रहा है सी वाले का पांचवा कहाँ पे है, तो सी वाले का पांचवा देखो नहीं है यहाँ पे, सी वाले का पांचवा यहाँ पे है। आंसर आपका कौन सा बन जाएगा, आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए वाला राइट होगा। बोलो क्लियर है सभी को। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है देखेंगे, सप्तगत उपसर्ग अथवा प्रत्यय से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है, बताएंगे। कह रहा अभ्यर्थी शब्द में उपसर्ग है, पर्याप्त शब्द में परिउपसर्ग है, ग्रामीण शब्द में ईन प्रत्यय है, और कौशल शब्द में आ प्रत्यय है। अब देखो इसको तोड़ो जरा, इसको तोड़ोगे क्या निकलेगा, बोलो सर कौशल, ऐसे निकलेगा, उसके बाद आ प्रत्यय लगा है, कौशल बन गया। ठीक है, यहाँ पे क्या था, बोलो सर यहाँ पे ग्राम था, और ग्राम में जब ईन प्रत्यय लगेगा तो ग्रामीण बनेगा। आपका हो गया ला, कैसे बन जाएगा ना का, तो इधर पहले वर्ण में अगर रा हो, री की मात्रा हो, या फिर आपका क्या बोलते हैं, मतलब रा हो यहाँ पे, या री हो, या री की मात्रा हो, तो क्या बन जाएगा, ये ना का ला बन जाता है। ठीक है, अच्छा पर्याप्त में क्या है, परिउपसर्ग है, बिल्कुल, इसको तोड़ोगे क्या निकलेगा, परि प्लस क्या निकलेगा, आप्त निकलेगा, तो ये पर्याप्त हो जाएगा। बचा कौन सा साहब, बचा अभ्यर्थी, इसके बारे में बताता हूं। ठीक है, अभ्यर्थी, इसको तोड़ोगे क्या होगा, इसको तोड़ोगे तो निकलेगा अभि प्लस अर्थी निकलता है। क्या निकलता है बच्चे, दीर्घ संधि भी है, अभि प्लस अर्थी निकलता है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे यहाँ आ उपसर्ग कह रहा है, यही गलत है आपका, तो आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, राइट होगा। क्वेश्चन अगला देखेंगे, कह रहा कि मान प्रत्यय से निर्मित शब्द नहीं है। अब इसको ध्यान से पढ़िएगा और बताना है आपको किसमें मान प्रत्यय नहीं है। विद्यमान, विराजमान, सम्मान, यजमान। अब देखो यहां क्या है, विद्यमान, विराज मतलब बैठना, मान हो गया, और यज के बाद मान लगा हुआ है, लेकिन इसको तोड़ोगे क्या आ जाएगा, तो इसको आएगा सम, और उसके बाद आएगा मान। ठीक है, तो यहाँ पे जो मान है वो कैसा है, सर ये मूल शब्द है, और सम क्या है बच्चे, यहाँ पे उपसर्ग है। तो यहाँ पे किसका प्रयोग हुआ है, बोलो सर यहाँ पे उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, ना कि यहाँ पे प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। तो मान ये प्रत्यय नहीं है, ये क्या है, मान आपका मूल शब्द है। क्लियर। क्वेश्चन अगला कह रहा है तत्सम शब्द उससे बने वाक्य को पहचानिए। तत्सम शब्द और उससे बने वाक्य को आपको पहचानना है, बताना है इसमें तत्सम शब्द कौन सा होगा। कह रहा घी, गाय का घी बच्चों के लिए फायदेमंद है, तो घी का क्या हो गया, यहाँ पे घी का तद्भव ही है, तो घी का यहाँ पे अगर होता घृत तो बात क्या हो, इधर लिखता हूं, घी का अगर यहाँ पे घृत कह देता, जहां पे मैंने गोल किया है, तो बात सही हो जाती। कह रहा है कोयल, कोयल बहुत मधुर गाती है, यह देखो कोयल का भाई तत्सम नहीं प्रयोग हुआ है, अगर यहाँ पे कोयल का कोकिल प्रयोग कर देता तो बात क्या हो जाता, सही हो जाता। कह रहा नारियल, नारिकेल, नारियल के पेड़ से, पेड़ ऊंचे होते हैं, तो यहाँ पे देखो नारियल और नारियल सेम लिखा है, मतलब ये क्या होता, यहाँ पे नारियल ही लिखा जाता, ओ सॉरी नारिकेल लिखा जाता, माफ करना, नारिकेल लिखते तो सही होता। अब कह रहा पुष्कर, पुष्कर हिंदुओं का तीर्थ, ये सही है, लेकिन इसका तद्भव क्या होता है ये जान लीजिए। पुष्कर का तद्भव होता है पोखर, पुष्कर का तद्भव क्या होता है, पोखर। आंसर आपका डी वाला राइट होगा। थोड़ा सा लाइट चली गई है, इस वजह से अंधेरा अंधेरा छाया हुआ होगा, लाइट गई। चलिए 1 मिनट दीजिएगा। चलो जी आ जाओ, अभी आ गया उजेला देखो। तो यहाँ पे आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। क्लियर है सभी को, एक बार बताएंगे। बहुत बढ़िया, अगला क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा किस विकल्प में तत्सम और तद्भव दोनों प्रकार के शब्द समाहित है। आज एकदम मूड में हूं, अच्छे से पढ़ लीजिएगा। तत्सम और तद्भव, ये थोड़ा बड़ा हो गया, ज्यादा हो गया कुछ, इतना हैवी क्वेश्चन तो नहीं आएगा। गांव का तत्सम क्या होता है, बोल सर ग्राम होता है। ठीक है, उसके बाद क्या कह रहा है, बाघ का तत्सम क्या होगा, तो बाघ का तत्सम व्याघ्र हो जाएगा, व्याघ्र ऐसे कर दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद कह रहा बिच्छू का तत्सम क्या होगा, तो बिच्छू का तत्सम वृश्चिक होता है, वृश्चिक याद रखिएगा। दही का तत्सम क्या होगा, दधि हो जाता है, याद रखेंगे। पकवान का तत्सम अगर पूछे तो क्या बोलेंगे, पकवान होता है, ऐसे ये याद रखिएगा।
आसरा का तत्सम पूछे तो क्या हो जाएगा, आसरा का तत्सम आश्रय हो जाएगा। अब इसमें तत्सम जान लीजिए केवल। आंवला का तत्सम क्या होता है, बोलो सर आंवला का तत्सम आमलक होता है, आमलक, ठीक है। उसके बाद कह रहा अमावस का क्या हो जाएगा, तो अमावस्या होगा तत्सम, अमावस्या। ये मैंने गोल इसलिए कर दिया ताकि ये सब तत्सम है। कबूतर का तत्सम क्या होगा, कबूतर का तत्सम कपोत होता है। क्वेश्चन कह रहा है जिसमें सभी तत्सम और तद्भव दोनों प्रकार के शब्द समाहित हो। तो इनमें आपने देखा सब तद्भव है, लेकिन यहां देखोगे आक, काक और आम। तो काक क्या है, तत्सम शब्द है, ये किसका है, कौआ का होता है, ठीक है, तत्सम। आम तद्भव है, इसका क्या हो जाएगा, तत्सम आम्र हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद कह रहा आक, आक का यहाँ पे आक क्या है आपका, ये भी तत्सम है, ठीक है। तो आंसर आपका कौन सा हो गया, बोलो सर आंसर आपका ऑप्शन नंबर ये वाला राइट हो जाएगा, डी वाला आंसर कर दीजिए। बोलो क्या क्लियर है सभी को, बहुत बढ़िया। पीडीएफ दे दूंगा, स्क्रीनशॉट लेने की आवश्यकता नहीं है, क्लास के 5 मिनट बाद पीडीएफ आपको मिल जाएगी। क्वेश्चन कह रहा मेघाच्छादित का यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सा समास है। देखिए इसको जब तोड़ोगे क्या निकलेगा, तो आप कहोगे सर मेघो अर्थात बादलों द्वारा आच्छादित। आच्छादित का मतलब क्या होता है, आच्छादित का मतलब होता है ढका हुआ। तो किससे ढका हुआ, मेघों द्वारा आच्छादित है। तो यहाँ पे क्या निकल रहा है, द्वारा विभक्ति निकल रही है। और द्वारा विभक्ति किसकी होती है बच्चे, तो बोल सर करण कारक की, अर्थात करण तत्पुरुष बनेगा यहाँ पे। आंसर आपका क्या हो जाएगा, आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी वाला राइट होगा। बोलो क्या क्लियर हो रहा है सभी को। अगला क्वेश्चन आप लोग आंसर कर दिया करो जब तक मैं इसका पोस्टमार्टम करता हूं। कौन सा समास विग्रह सही है कमेंट करेंगे। घुड़दौड़ घोड़ों के लिए दौड़, चिड़ी मार चिड़ियों को मारने वाला, गंगा स्नान गंगा का स्नान, रण निमंत्रण रण का निमंत्रण। अब देखो घुड़दौड़ क्या बोलेंगे यहाँ पे, ये गलत हो गया, घोड़ों की दौड़ बोलेंगे। इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा संबंध तत्पुरुष है। ये क्या है बच्चे, संबंध तत्पुरुष है, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है कि गंगा स्नान, तो गंगा की स्नान होता है, गंगा का स्नान नहीं होगा। तो यहां क्या हो जाएगा, बोलो सर यहां भी आपका संबंध तत्पुरुष ही है। उसके बाद कह रहा है रण निमंत्रण, मतलब रण का निमंत्रण नहीं होता, रण अर्थात युद्ध के लिए निमंत्रण होता है। तो रण के लिए निमंत्रण, यहां पे आपका कौन सा हो जाएगा, यहां पे आपका संप्रदान हो जाएगा, संप्रदान तत्पुरुष, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है देखिएगा, ये वाला चिड़ी मार चिड़ियों को मारने वाला, ये बात सही हो जाएगी। कौन सा तत्पुरुष है, तो आप क्या कहोगे, यहां पे आपका कर्म तत्पुरुष है, याद रखें, ठीक है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे सभी लोग। क्वेश्चन अगला कह रहा है निर्विकार शब्द में कौन सा समास होगा बताएंगे। तो सिंपल सी बात है, इसको जब तोड़ोगे आप क्या निकलेगा, निर, और उसके बाद क्या निकलेगा, विकार, अर्थात बिना विकार के। क्या बोलेंगे, निर्विकार। इसका विग्रह क्या होगा, तो आप कहोगे बिना विकार के, बिना विकार के, निर्विकार हो गया, ये इसका विग्रह हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे निर आप देख रहे हो, निर क्या है बच्चा, बोलेंगे सर निर उपसर्ग लगा हुआ है। और आप सबको पता है जहां पे उपसर्ग लगा हुआ हो वहां क्या होता है, अव्ययी भाव समास होता है। क्यों, क्योंकि अव्ययी भाव समास ये कहता है कि अगर हमारे में उपसर्ग लगा है तो हम अव्ययी भाव बन जाएंगे। ये कहता है अगर अव्यय का प्रयोग हुआ है, जैसे यथा तथा ऐसे भर, ये अव्यय का प्रयोग हुआ तब अव्ययी भाव समास, सरपट धड़ाधड़। उसके बाद क्या बोलेंगे, अगर शब्द की आवृत्ति हुई है, शब्द की रिपीटेशन, शब्द की आवृत्ति हुई है, जैसे दिनों दिन रातों रात, हाथ हाथ हाथों हाथ, ऐसे शब्दों में भी अव्ययी भाव समास होगा। बीचों बीच, बीच बीच, ये सब क्या है आपका अव्ययी भाव समास है। क्वेश्चन अगला क्या कह रहा है, चतुष्पद और चतुष्पथ का सही अर्थ क्या होगा। स्पीड में आंसर करेंगे सभी लोग। चतुष्पथ और चतुष्पद और चतुष्पथ, तो चतुष्पद की बात कर रहा है, मतलब 4 पैरों वाला, 4 पैर की बात कर रहा है। और चतुष्पथ मतलब रास्ते की बात कर रहा है। तो चतुष्पथ तो आप चौराहा को बोलोगे, ठीक है। तो यहां क्या कह रहा है, चौराहा कहां लिखा हुआ है, चौराहा, 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 मिल गया आंसर। आंसर आपका 4 पैरों वाला और चौराहा, बात क्या हो जाएगी, राइट हो जाएगी। आंसर ए वाला सभी लोग कर दीजिएगा क्लियर। बोलो हाँ या ना। अगला क्वेश्चन कह रहा है राकेश के द्वारा पत्र लिखा गया, यह उदाहरण किस वाच्य का है। अब इसको समझना थोड़ा सा। अगर मैं बात करूं वाच्य की, तो वाच्य के कितने भेद होते हैं, आप क्या कहोगे सर, वाच्य के 3 भेद होते हैं। कर्म की प्रधानता हो, जब क्रिया का फल कर्म पर पड़ता है, क्रिया का लिंग वचन कर्म के अनुसार होते हैं तो कर्मवाच्य, क्रिया के लिंग वचन कर्ता के अनुसार होते हैं तो कृत्यवाच्य, और दोनों के अनुसार ना होकर के भाववाच्य हो जाता है आपका। देखिए कृत्यवाच्य में 2 बातें याद रखना। पहली बात, कर्ता के साथ में क्या होगा, ने विभक्ति अगर लगी है, कहीं भी कर्ता के साथ ने विभक्ति लगी, कृत्यवाच्य। जैसे मोहन ने खाना खाया, कृत्यवाच्य।
और कर्ता विभक्ति रहित होगा। कर्ता के साथ जब कोई विभक्ति ना हो, जैसे आपने कहा मोहन खाना खा रहा है, तो कर्ता विभक्ति रहित हो, कर्ता के साथ कोई विभक्ति नहीं, तो ये भी कर्तृवाच्य हो गया। अच्छा, उसके बाद आता है आपका भाववाच्य। भाववाच्य में क्या होता है सर? तो भाववाच्य की भी अपनी दो कंडीशन होती है, इसको ध्यान से समझिएगा। पहली कंडीशन क्या होती, कर्ता के साथ में क्या होगा, कर्ता के साथ में या तो से विभक्ति होगी या के द्वारा विभक्ति होगी, ठीक है। क्रिया कैसी होगी, अकर्मक क्रिया का प्रयोग होगा, आकर्मक क्रिया का प्रयोग होगा बच्चा, और यह अकर्मक क्रिया सदैव एक वचन पुल्लिंग में होगी, अन्य पुरुष में होगी। दूसरी कंडीशन केवल अकर्मक क्रिया होगी, अकर्मक क्रिया होगी, क्रिया की विशेषता बेशक बता रहा हो, अकर्मक क्रिया होगी। जैसे आप चला जाए तो अकर्मक क्रिया हो गई, भाववाच्य बन गया। राम से चला नहीं, या दादाजी से चला नहीं जाता, ये अकर्मक क्रिया बन गई, आपकी भाववाच्य हो गया। कर्मवाच्य की भी दो कंडीशन होती है। अब कर्मवाच्य की कंडीशन समझो। पहली कंडीशन क्या होगा, कर्ता होगा, ऐसे वाक्य ये बना रहा हूं मैं, वाक्य ऐसे बनता है, कर्ता के साथ या तो से विभक्ति या के द्वारा विभक्ति लगी होगी, ठीक है। उसके बाद क्या होगा बच्चे, उसके बाद कर्म होगा, और कर्म के बाद क्या होगी, क्रिया होगी, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या होता है, दूसरा पॉइंट इसमें कर्ता नहीं होगा, कर्म होगा और क्रिया होगी। अगर आपने ये समझ लिया तो समझ लो वाच्य आपसे लाइफ में कभी गड़बड़ नहीं हो सकता। इसका स्क्रीनशॉट लेने को जरूर कहूंगा मैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा अब, क्योंकि ये बताने वाला हूं मैं, ध्यान से समझिएगा। यहां क्या कह रहा है, राकेश, तो राकेश क्या है बच्चे, राकेश कर्ता है, कर्ता के साथ क्या लगा हुआ है, देखो के द्वारा विभक्ति लगी हुई है, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। और क्या लिखा जा रहा है, पत्र लिखा जा रहा है, तो पत्र क्या हो गया, कर्म हो गया, और लिखा गया ये क्या है, क्रिया हो गई। देखो कुछ मिल रहा है क्या, जल्दी से देखो, कोई फॉलो हो रहा है, कोई चीज फॉलो हो रही है, आप कहोगे सर हो रही है, तो कर्मवाच्य का पहला नियम देखिएगा, पहली कंडीशन देखिएगा, आपको अपना आंसर मिल जाएगा आसानी से। बोलो क्लियर है क्या सभी को? क्वेश्चन अगला क्या कह रहा देखेंगे, वह अपने मित्र के लिए पत्र लिखता होगा। अब देखो कहीं भी आ जाए ता होगा, ती होगी, ऐसे मिल जाए ती होगी, ते होंगे मिल जाए ते होंगे, या फिर आपको मिल जाए रहा होगा, रहा होगा, या फिर रही होगी। देखो जब आप एक्सप्लेन करोगे रही होगी, मैं भी स्पीड बढ़ाऊंगा ऐसा नहीं है, और रहे होंगे, अगर ऐसे आपको कहीं पे भी मिल जाता है तो वो क्या होगा, वो आपका संदिग्ध वर्तमान काल होता है। अब देखो एक चीज मैं आपको बता दूं, ऐसा नहीं कि मैं स्पीड नहीं बढ़ाऊंगा, मैं भी स्पीड बढ़ाऊंगा, लेकिन पहले कॉन्सेप्ट चीजें जान लो। जब प्रैक्टिस करने का मौका आएगा ना, तो एकदम बढ़िया से प्रैक्टिस करेंगे। यूपी कांस्टेबल का पेपर हुआ था, मैंने एक एक घंटे में 90-90, 100-100 क्वेश्चन प्रैक्टिस कराए, एक एक घंटे में। तो अभी अच्छे से कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ लो। तो यहां आंसर क्या हो जाएगा, बोल सर कह रहा है संदिग्ध भूतकाल संदिग्ध वर्तमान, तो यहां संदिग्ध वर्तमान होगा, ठीक है। संदिग्ध भूतकाल कब होता है इसको भी मैं बता देता हूं, समझिएगा। अच्छा, सामान्य भविष्य में आएंगे जाएंगे खाएंगे, ठीक है। संभाव्य भविष्य में शायद कल वर्षा होगी, तो ये संभाव्य भविष्य हो गया, या शायद कल वर्षा हो। संदिग्ध भूतकाल में क्या होता है, क्रिया के ठीक बाद क्या होगा, क्रिया के ठीक बाद होगा, होगी, होंगे लगा होगा, होगी, होगा और होंगे लगा होगा। कैसे, राम ने खाना खाया होगा, वह उसने पढ़ा होगा, ऐसे। तो यहां पे आपका बी वाला आंसर राइट होगा। क्वेश्चन कह रहा है वह अगले साल आएगा, इस वाक्य में कौन सा कारक है। अब देखो थोड़ा सा और बताता हूं, यहां पे को विभक्ति है तो कर्म कारक, से विभक्ति है तो अपादान कारक, संबंध कारक में 9 विभक्तियां आती हैं, का हो गया, की हो गया, के हो गया, रा है, री है, रे है, उसके बाद ना है, नी है, ने है, ठीक है ना। अच्छा, उसके क्या बात करा, अधिकरण कारक में और पर विभक्ति आती। क्या यहाँ पे कहीं पे कोई विभक्ति लगी, नहीं लगी है। लेकिन एक बात याद रखना कि अधिकरण कारक में जब क्रिया के होने का समय बताए मेरे भाई, जहां पे कालवाचक क्रिया विशेषण आ जाए, या कह रहा कब आएगा इससे पूछो, ये क्रिया है और कह रहा अगले साल आएगा, मतलब कालवाचक क्रिया विशेषण ये बता रहा है। तो जहां पे कालवाचक क्रिया विशेषण हो और जहां पे क्रिया के होने का समय बता रहा हो, आंख मूंद करके अधिकरण कारक लिख दीजिएगा, बात सही हो जाएगी। तो वह अगले साल आएगा, कब आएगा, अगले साल में आएगा। इसका मतलब ये क्या हो गया, ये आने का समय बता रहा है, और समय में क्या है, आने क्रिया का अधिकरण है, आधार है। तो वो क्या हो जाएगा, आपका अधिकरण कारक होगा, हमेशा याद रखेंगे। कह रहा पट पीत मानहु तड़ित रुचि सूचि नौमि जनक सुतावरम, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार होगा बताइएगा। अगर आपको ट्रिक याद है तो आप उड़ा दोगे। देखिए उपमा अलंकार में तुलना की जाती है, हमेशा याद रखना, सा सी से, जहां भी मिल जाए सा सी से, सम, समान, समान, सदृश, समान, सदृश, सरिस,
सौतुल्य, ऐसे शब्द जहां भी मिल जाए उपमा अलंकार। रूपक अलंकार में क्या होता है, उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप, मतलब जैसे चंद्र, खिलौना, चरण कमल, ऐसे शब्द। उसके बाद कह रहा है कि उदाहरण अलंकार में एक बात को समझाने के लिए दूसरा एग्जाम्पल उदाहरण दिया जाता है। लेकिन पट पीत मानव, तो जहां पे जनु जानू जनो आ जाए, मनु मानो मनो आ जाए, वहां क्या होता है बोल सर, वहां पे उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन कह रहा माता जी फिल्म देख रही है, वाक्य में काल बताइएगा कौन सा होगा। तो रहा है, रही है, रहे हैं, क्या बोलेंगे, एक क्वेश्चन यहां से बनेगा आपका। अगर कभी भी आ जाए रहा है, रही है, रहे हैं, या फिर आपको मिल जाए रहा हूं, या फिर आपको मिल जाए रही हूं, तो वहां हमेशा आप क्या करोगे, वहां पे हमेशा याद रखना क्या करोगे, अरे अपूर्ण वर्तमान या तात्कालिक वर्तमान कर दोगे। अपूर्ण वर्तमान या तात्कालिक वर्तमान। सामान्य वर्तमान काल में कैसे मिलेगा, ता है, ती है, लास्ट में मिलेगा, ते हैं मिल जाएगा, ते हैं, या फिर आपको मिल जाएगा ताहू, क्या मिलेगा, ताहू, ती हूं, ताहू और ती हूं। अगर ऐसे शब्द आपको मिलते हैं तो वह क्या होता है, सामान्य वर्तमान होता है। संदिग्ध वर्तमान में बता चुका हूं आपको, संभाव्य वर्तमान में शायद पिताजी आ रहे हूं, तो ये क्या हो गया, ये संभाव्य वर्तमान हो गया। शायद वर्षा हो रही हो, तो ये संभाव्य वर्तमान हो गया। क्वेश्चन अगला कह रहा है गरिमा का विलोम क्या होगा, कोई बताएगा। गरिमा मैम का विलोम बता दो भाई। अंधकार का विलोम सबको पता है क्या होता है, कैंसर प्रकाश होता है। घृणा का क्या होता है, घृणा का प्रेम हो जाएगा। नीचता का विलोम क्या हो जाएगा, बोल सर नीचता का उच्चता हो जाएगा। फिर बचा कौन सा, बोल सर बचा आपका लघिमा। आंसर क्या हो जाएगा, बोल सर गरिमा का विलोम क्या बन जाएगा, लघिमा बन जाएगा। बोलो क्या क्लियर हुआ सभी को। अगला क्वेश्चन कह रहा है कौन सा वाक्य संप्रदान को स्पष्ट रूप से अभिव्यक्त करता है। किसको अभिव्यक्त कर रहा है, संप्रदान कारक को अभिव्यक्त कर रहा है। तो संप्रदान कारक की विभक्ति मैंने क्या बताई, या तो के लिए, जिसके लिए क्रिया की जाए ये विभक्ति होगी, या को विभक्ति होगी, देने के अर्थ में क्रिया होगी, लेकिन ऐसा देना जो वापस लेना ना हो, दान टाइप का देना हो। जैसे पैसा दे दिया, धन दे दिया किसी को, कपड़े दे दिया किसी को धोबी को छोड़ के, या फिर आपने किसी को भोजन दे दिया, रोटी दे दिया, पानी दे दिया, ये सब किस में आएंगे, संप्रदान कारक आएंगे। इसमें होता है कि इसके लिए क्रिया कर रहे हो आप। अब कह रहा है यहाँ पे धोबी को कपड़े दो, तो ये को विभक्ति किसमें हो गई, ये आपकी कर्म कारक में हो जाएगी। किसमें आएगी भैया, ये आ जाएगी कर्म कारक में। उसके बाद कह रहा है कि भिखार, यहाँ पे राजू को जाने दो, तो राजू को जाने दो ये भी क्या आ जाएगा, कर्म कारक आएगा। ज्योति को सोने दो ये भी क्या आ जाएगा, बोल सर ये भी कर्म कारक आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे जो कह रहा है भिखारी को कपड़े दो, तो यहाँ पे दान देने की बात कर रहा है, को विभक्ति आई है, भिखारी के लिए क्रिया की जा रही है दान देने की यहाँ पे। इसका मतलब यहाँ क्या हो गया, कहेंगे सर यहाँ पे आपका संप्रदान कारक हो गया। बी वाला आंसर आपका क्या होगा, राइट हो जाएगा। क्वेश्चन अगला कह रहा है इनमें से वाक्य अशुद्ध कौन सा है बताएंगे। सभी लोग स्पीड में कमेंट करिएगा। मैं आपके दर्शन करने आया है, वह अपनी बात के स्पष्टीकरण के लिए तैयार है। अध्यापक ने छात्र से प्रश्न किया, तब यह काम जरूर होगा। कह रहा अशुद्ध बताना, तब यह काम जरूर होगा। अध्यापक ने छात्र से प्रश्न किया, वह अपनी बात के स्पष्टीकरण के लिए तैयार है, लेकिन कह रहा मैं आपके दर्शन करने आया हूं, यह गलत हो गया। तो आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए वाला बन जाएगा। फिर क्वेश्चन क्या कह रहा है देखेंगे, आगे बढ़ेंगे। कह रहा गुरु का विलोम क्या होगा बताइएगा। गुरु का विलोम क्या होगा, देखिए विस्तृत का क्या होता है, विस्तृत का संक्षिप्त होता है, संक्षिप्त, विस्तार का संक्षेप। बड़ा का क्या होता है, बोलो सर बड़ा का छोटा होगा, और उसके बाद विशाल का क्या हो जाएगा, सूक्ष्म हो जाएगा। बचा कौन सा, गुरु का लघु होता है। सी वाला आंसर क्या होगा, राइट हो जाएगा। बोलो क्लियर सभी को या नहीं थी। क्वेश्चन कह रहा है सार्वनामिक विशेषण का प्रयोग किस विकल्प में हुआ है बताएंगे। सार्वनामिक विशेषण का प्रयोग किस विकल्प में हुआ है। अब सार्वनामिक विशेषण कभी भी आपको जांचना हो तो एक बात याद रखना कि सर्वनाम के ठीक बाद, सर्वनाम के ठीक बाद क्या आ जाए, अगर कभी भी संज्ञा आ जाए या सर्वनाम खुद आ जाए, तो वहां क्या होता है बोल सर, वहां पे आपका हमेशा ये सर्वनाम सार्वनामिक विशेषण बन जाता है। लेकिन यहाँ पे न तो पुरुषवाचक होगा और ना ही आपका निजवाचक का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब कह रहा है 60 लोग समारोह में आ रहे हैं, तो लोगों की विशेषता बता रहा कितने लोग हैं, 60 लोग हैं, मतलब गिन सकता है। अगर इसको गिन सकता है तो ये क्या हो जाएगा, बोल सर ये निश्चित संख्यावाचक बन जाएगा। तो ये क्या हो गया, बोल सर ये संख्यावाचक विशेषण हो गया, क्योंकि इसमें गिनने की बात कर रहा है लोगों को। कह रहा किताब के कुछ पृष्ठ, पृष्ठ की विशेषता बता रहा है, कुछ मतलब पन्नों की बात कर रहा है, इसका मतलब गिन सकता है। इसका मतलब यहाँ पे एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बता रहा लेकिन गिन सकता है।
कुछ पृष्ठ बता रहा है, इसका मतलब अनिश्चित संख्यावाचक हो गया। करेक्ट। थोड़ा घी, तो घी की विशेषता क्या बता रहा है? घी की विशेषता बता रहा है थोड़ा घी। इसका मतलब ये जो थोड़ा शब्द है यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये नाप तौल रहा है, तो ये क्या बन जाएगा बच्चे? ये परिमाणवाचक विशेषण बन जाएगा। कौन सा परिमाणवाचक? तो ये आप देखोगे अनिश्चित परिमाणवाचक, क्योंकि थोड़े की बात कर रहे हैं। बचा कौन सा? वह घर अभी बना है। अब देखो यहाँ पे वह क्या है? सर्वनाम है, और घर क्या है? देखो संज्ञा है। तो सर्वनाम के ठीक बाद संज्ञा आ गई, इसका मतलब क्या हो गया? सार्वनामिक विशेषण बन गया। अब सार्वनामिक विशेषण को क्या कहते हैं? इसी को संकेतवाचक विशेषण कहते हैं, लिख लेना। और इसी को निर्देशक विशेषण भी कहा जाता है, याद रखिएगा। क्वेश्चन अगला कह रहा है किस वाक्य में निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग हुआ है? कमेंट करेंगे, सभी लोग बताएंगे। अच्छा, नहीं किया गया है ये कह रहा है। निजवाचक सर्वनाम में आपको बता चुका हूं, 4 शब्द याद रखना। कौन कौन से? अपने आप, जहां भी आ जाए, जहां पे आपका भाव आ रहा हो, जहां पे स्वयं हो, जहां पे खुद हो, और जहां पे स्वतः हो। ठीक है। जहां अपने आप, जहां आपका भाव मतलब अपने आप का भाव आ रहा है, जैसे मैं आप ही चला जाऊंगा, अपने आप चला जाऊंगा। आप भला तो जग भला, इसका मतलब पहले अपने आप भलो तब जग भला बनेगा। अब देखो इसमें कहा नहीं है, कह रहा है अपने आप। देखो ये क्या हो गया? ये आपका निजवाचक हो गया। अपने आप को होशियार समझता है, ये क्या हो गया? निजवाचक हो गया। किसान अपने आप में मस्त है, अपने आप आ गया, क्या हो गया? निजवाचक हो गया। लेकिन इसको जब आप देखोगे यहाँ पे, तो यहाँ पे ये जो आपका प्रयोग हुआ है, ये आपका मध्यम पुरुष में प्रयोग हुआ है। किसमें प्रयोग हुआ है? मध्यम पुरुष में। क्यों? क्या कह रहा है क्वेश्चन देखो, कह रहा मैं आप लोगों का बहुत आभारी हूं। तो आप लोगों का आभारी हूं, आपका क्या हो गया? आप क्या हो गया? मध्यम पुरुष हो गया। देव प्लस ईस, देवेश में कौन सी संधि है बताइएगा? बड़ा आसान सा क्वेश्चन। देखो यहाँ पे है देव और उसके बाद है ईस। ठीक है। इसको तोड़ेंगे क्या निकलेगा? आ निकलेगा यहां से, और इसको निकालेंगे तो ई निकलेगा यहां से, और दोनों मिलकर के क्या बनेंगे? दोनों मिलकर के ए बनेंगे। तो ये किस में होता है? बोलो सर सिंपल सा, ये आपका गुण संधि में हो जाता है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। गुण संधि का एक ट्रिक है बड़ी प्यारी सी, कि ऊपर कभी भी अगर ये एक मात्रा लगी हो या आपकी ये वाली एक मात्रा लगी हो, गुण संधि कर देना, हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा कृषाण का अर्थ क्या होता है? कोई बताएगा? जल्दी जल्दी कमेंट करेंगे सभी लोग। देखिए कंजूस का क्या होता है? कृपाण होता है, कृपाण बोलते हैं, कृपाण। तरवारी को तलवार कहा जाता है। ठीक है। क्षति या किसान, कौन सा होगा? तो कृषक को बोलते ना, कृषाण कृषक से बना हुआ है। तो किसान को क्या कहा जाता है? बोलो सर किसान को कृषाण कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी वाला राइट हो जाएगा। क्लियर? आगे देखेंगे। निम्न में से आपको बताना अशुद्ध वाक्य कौन सा होगा? थोड़ा सा स्पीड में कमेंट करेंगे प्लीज, जल्दी जल्दी बताएगा। उसने एक ग्रंथ का निर्माण किया, उसने एक चित्र की रचना की, उसकी शंका का समाधान हो गया, इस पहेली का समाधान हो गया। बताएंगे सही कौन सा है? जल्दी जल्दी आंसर करो, स्पीड में यार, स्लो मत चला करो मेरे साथ। कह रहा उसने एक ग्रंथ का निर्माण किया। रे कोई घर थोड़ी बना रहा था, उसने एक ग्रंथ की रचना की। ग्रंथ की रचना की हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद कह रहा उसने एक चित्र की रचना की, नहीं, चित्र का निर्माण किया। चित्र का निर्माण हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है? उसकी पहेली का समाधान, नहीं, पहेली का हल होता है, हल होता है। शंका का समाधान होता है, ये बात क्या हो जाएगी? राइट हो जाएगी। तो शंका का समाधान, समस्या का समाधान, ये होता है, ध्यान रखिएगा हमेशा। क्वेश्चन कह रहा किस लोकोक्ति के सामने उसका सही अर्थ लिखा हुआ है? बताइएगा, ध्यान से पढ़ेगा तब आंसर करिएगा। कह रहा आंख का अंधा नाम नयन सुख, यथा नाम तथा गुण, सांप मरे न लाठी टूटे, दोनों ओर से लाभ होना, हाथ कंगन को आरसी क्या, प्रत्यक्ष को प्रमाण क्या, अधजल गगरी अध्यजल गगरी छलकत जाए, बिना सोचे समझे काम करना। देखो अधजल गगरी छलकत जाए, इसका मतलब क्या होता है? अल्पज्ञानी दिखावा अधिक करता है। अल्पज्ञानी दिखावा अधिक करता है, ज्ञान का दिखावा अधिक करता है। इसका मतलब ये गड़बड़ हो गया। सांप मरे ना लाठी टूटे, काम भी हो जाए और नुकसान भी ना हो। आंख का अंधा नाम नयन सुख, अर्थात गुण के विरुद्ध नाम। क्या बोलेंगे? गुण के विरुद्ध नाम है। गुण के विरुद्ध क्या है सर? गुण के विरुद्ध नाम है। फिर बचा कौन सा? बोलो सर बचा एक, कि सांप मरे ना लाठी टूटे, 2 घंटे, सॉरी माफ करना,
हाथ कंगन को आरसी किया और पढ़े लिखे को फारसी किया, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। ऑप्शन नंबर सी होगा। 2 घंटे क्लास चलेगी बच्चा, 2 घंटे क्लास चलेगी, मतलब 2 डेढ़ घंटे, जो भी मन करेगा। किस मुहावरे के आगे उसका सही अर्थ लिखा हुआ, जब तक आप लोग का मन करेगा, किस मुहावरे के आगे उसका सही अर्थ लिखा हुआ बताएंगे। खरी खरी सुनाना, बहुत ज्यादा बोलना, उल्टी गंगा बहाना, अनुकूल कार्य करना, अंक भरना, बढ़िया लिखना, पट्टी पढ़ाना, बुरी राय देना। तो कह रहा है एक सही है, बाकी गलत है। खरी खरी सुनाना, बहुत ज्यादा नहीं, कटु वचन बोलना। क्या बोलेंगे, यहां पे लिख दीजिएगा कटु वचन, कटु वचन बोलना, ठीक है, ये तो गलत हो गया। कह रहा उल्टी गंगा बहाना, अनुकूल कार्य नहीं बोलेंगे, यहां पे क्या बोलेंगे, प्रतिकूल कार्य करना। कैसा कार्य करना, प्रतिकूल कार्य करना। कह रहा अंक भरना, अंक भरना बढ़िया लिखना नहीं होता है, अंक भरना का मतलब होता है गले से लगाना, ठीक है ना, अंक भर लिया, गले लगाना, अंक भरना कहलाता है। बचा कौन सा, पट्टी पढ़ाना, तो पट्टी पढ़ाना बुरी राय देना होता है। आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, बोल सर आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी वाला राइट होगा। जैसे कह दिया, जब से रवि की शादी हुई है, रवि की बहू ने पता नहीं क्या इसको पट्टी पढ़ा दी है, किसी की बात ही नहीं सुनता है, तो बुरी राय देना, पट्टी पढ़ाना। क्वेश्चन अगला कह रहा है शुद्ध वाक्य का चयन करें और बताएं इसमें शुद्ध कौन सा होगा। 4 आदमी के लिए खाना बना दो, 4 आदमी का खाना बना दो, 4 आदमियों के लिए खाना बना दो, या का और खा दोनों सही है। देखो आदमी कितने हैं, 4, तो आदमी आदमी नहीं होगा, यहां भी आदमी नहीं होगा, क्या होगा, आदमी का बहुवचन बनेगा। क्यों, क्योंकि 4 है ना, तो 4 आदमियों के लिए खाना बना दो, ये बात सही हो जाएगी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बाकी सारे गलत है। क्वेश्चन अगला कह रहा है सीता को गाना चाहिए, यह वाक्य कौन सा है, अंता सूचक, निषेध सूचक, विधि सूचक या विनम्रता सूचक। ये होगा नहीं, अंता सूचक नहीं होता है यार, यहां पे ये गलत लिख दिया, टाइप इन्होंने गलत किया है। यहां पे जानते हो क्या होना चाहिए था, मैं बताता हूं आपको, यहां पे टाइप हो गया है गलत, यहां पे होना चाहिए था आवश्यकता। आवश्यकता सूचक। अब देखिए ये जो है ना आपका, ये कौन सा, ये गाना चाहिए। देखिए इसमें कौन सी क्रिया का प्रयोग हुआ है, देखो जब दो अलग अलग क्रियाएं आपस में जुड़ती है ना, जब दो अलग अलग क्रियाएं आपस में जुड़ती है तो उन्हें क्या कहा जाता है, उन्हें कहा जाता है संयुक्त क्रिया। संयुक्त क्रिया के बच्चे 11 भेद होते हैं, कितने भेद होते हैं, संयुक्त क्रिया के 11 भेद होते हैं, 11 भेद, ठीक है। अब कह रहा है कि जब दो अलग अलग क्रियाएं मिलती हैं आपस में तो संयुक्त क्रिया कहलाता है। अब 11 भेद, निषेध सूचक, विधि सूचक, विनम्रता सूचक, आवश्यकता सूचक। अब यहां गाना गाना चाहिए, तो ये क्या हो गया, बोल सर ये आवश्यकता सूचक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए वाला राइट हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। क्लियर है सभी को, हाँ चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। विधि सूचक, विनम्रता सूचक होगा नहीं, निषेध सूचक आपका होगा नहीं, आवश्यकता सूचक होगा। अगर क्रिया पूछ रहा है तो वाक्य में आपका विनम्रता और ये आवश्यकता नहीं होता है, ना अंता सूचक होता है, ठीक है। तो क्रिया अगर है तो संयुक्त क्रिया मानी जाएगी, आवश्यकता सूचक। गाना गाना चाहिए, उसे खेलना चाहिए था, विराट को खेलना चाहिए था, ठीक है ना। और जहां पे होता है आपका क्या बोलते हैं, इच्छा बोधक, मैं खेलना चाहता हूं, मैं काम करना चाहता हूं, मैं पढ़ना चाहता हूं, तो इलोक का विपरीतार्थक क्या होगा बताएंगे। अब देखिए उपकार के 2 विलोम होते हैं, उपकार का विलोम एक क्या होता है, एक होता है अनुपकार, 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 और जब अनुपकार ऑप्शन में ना दिया हो तो अपकार कर दीजिएगा, ठीक है। आदि का क्या होता है, देखो आदि का अंत भी होता है, आदि का अंत भी होता है, और आदि का अनादि भी होता है। आदि का क्या होता है बच्चे, आदि का अनादि भी होता है, ठीक है। पाताल का क्या हो जाएगा, तो पाताल का आकाश हो जाएगा, आकाश। इहलोक का मतलब होता है यही लोक, परलोक का मतलब होता है दूसरा लोक, तो आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी वाला राइट हो जाएगा। क्वेश्चन अगला क्या कह रहा है देखेंगे, खटाई में पढ़ना मुहावरे का अर्थ क्या होगा बताएंगे। धोखे में आ जाना, घबरा कर गलती करना, खरा साबित होना या लटक जाना। तो खटाई में पढ़ने का मतलब होता है दुविधा में पढ़ना, क्या बोलेंगे, दुविधा में पढ़ना। तो दुविधा में पढ़ने का मतलब क्या होता है, दुविधा में पढ़ने का मतलब होता है खटाई में पढ़ना, ध्यान रखिएगा सभी लोग। एक मिनट, हाँ सर बताएं। चलिए
अब आ जाओ, कह रहा दुविधा में पड़ना मतलब खटाई में पड़ना, ठीक है। अब खटाई में पड़ना मतलब दुविधा में पड़ना, या फिर क्या बोलते हैं, लटक जाना, क्या बोलेंगे, लटक जाना बोल देंगे। आंसर क्या हो जाएगा, डी वाला राइट हो जाएगा। क्लियर है, सभी को बताएंगे। अगला क्वेश्चन देखो, कह रहा है कि सामासिक पद भेड़ और बकरी में प्रयुक्त समास कौन सा होगा, जल्दी से बताएगा। अब थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करूंगा इसको। देखिए जो द्वंद्व समास होता है ना मेरे भाई, इसमें आपके तीन भेद होते हैं। पहला कौन सा होता है बोलो सर, पहला होता है इतरेतर द्वंद्व, केवल समझिएगा। दूसरा कौन सा होता है, समाहार द्वंद्व होता है। तीसरा कौन सा होता है बोलो सर, तीसरा आपका वैकल्पिक द्वंद्व होता है। कौन सा होता है, तीसरा आपका वैकल्पिक द्वंद्व होता है। जहां भी आपको जोड़ीदार मिल जाए, जैसे माता पिता, भाई बहन, राम लक्ष्मण, सीता राम, राधे श्याम, मेल मेल फीमेल, चलेगा। समाहार द्वंद्व में क्या होता है, ऐसे शब्द मिल जाए, रुपए पैसे घास फूस, ठीक है, तो इसमें समाहार द्वंद्व आ जाएगा। रुपए पैसे घास फूस, कपड़ा लत्ता, और क्या बोलते हैं आपका दाल रोटी, चाय पानी। वैकल्पिक द्वंद्व में एक दूसरे के विलोम आते हैं, कृष्ण शुक्ल, काला गोरा, ऊंच नीच, ऐसे शब्द मिलेंगे आपको। तो इनका जब आप विग्रह करोगे तो बीच में क्या निकलेगा, और निकलेगा। और इसका विग्रह करोगे तो बीच में क्या निकलता है, या निकलता है, ये याद रखना। तो इसको जब आप तोड़ रहे होगे तो क्या निकलेगा, कहेंगे सर भेड़ और बकरी, क्या निकलेगा, भेड़ और बकरी निकलेगा। तो एक दूसरे के विलोम नहीं है, ये आपके इतरेतर द्वंद्व में आएंगे, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर क्या बन जाएगा, बोलो सर आंसर बन जाएगा, दोनों पद प्रधान है, यहाँ पे द्वंद्व समास बनेगा। बोलो क्या क्लियर है सभी को। क्वेश्चन अगला कह रहा है गणेश का पर्यायवाची क्या होगा, जरा बताएंगे। तो गणेश को क्या कहा जाता है, बोलो सर गणेश को गणाधिप बोलते हैं, गणपति कहा जाता है, गणपति बप्पा मोरया। एक दांत है इसलिए इनको एक दंत कहते हैं, लंबा उदर है इनका इसलिए लंबोदर कहा जाता है, हाथी का सिर है इसलिए गजवदन कहते हैं, गजानन कहा जाता है। इनका सबसे प्रचलित नाम इस समय एग्जाम में जो पूछा जाता है वो है हेरम्ब आपका, ठीक है। तो यहाँ पे जो आंसर आपका हो गया वो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी वाला राइट होगा। सुधांशु किसे कहा जाता है, बोलो सर सुधांशु चंद्रमा को बोलते हैं। किसको बोलते हैं बच्चे, चंद्रमा को। कुबेर किसे कहा जाता है, देखो कुबेर का मैं बताता हूं, कुबेर को अलंकेश बोलेंगे, अलंकेश। इनको यक्षराज कहा जाता है, यक्षराज। इनको राजराज बोलते हैं, राजराज। इनको धनद कहा जाता है, धनद। इनको धनपति कहा जाता है, इनको धनाधिप बोलते हैं, धनाधिप, ठीक है, धनाधिप। इनको किन्नरेश कहा जाता है, किन्नरेश। किन्नरपति बोलते हैं इनको, क्या बोलेंगे, किन्नरपति। ये सब किसके हो गए, बोलो सर ये सब कुबेर जी के पर्यायवाची हो गए। सुधाकर किसे कहा जाता है, बोलो सर सुधाकर चंद्रमा को ही कहते हैं। सुधाकर किसे कहते हैं, चंद्रमा को कहते हैं, ध्यान रखिएगा। तो आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए वाला क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, सॉरी बी वाला राइट हो जाएगा, सभी लोग याद रखिएगा। क्वेश्चन अगला कह रहा है इनमें से कौन सा स्वर्ग दीर्घ संधि, इनमें से कौन सा स्वर दीर्घ संधि नहीं है, हाँ दीर्घ स्वर नहीं है, ये कहना चाहिए था। थोड़ा सा टाइपिंग एरर हुआ है, मैं आपको बता दूं, संधि हटा दो यहां से। कह रहा ए है, औ है, ई है, आ है, इनमें से दीर्घ नहीं है। तो यार दीर्घ कौन सा नहीं है, ये दोनों संयुक्त हैं, ये दोनों आपके संयुक्त हैं। ये आपका आगत स्वर है, ये भी दीर्घ है। ये बचा, ये क्वेश्चन ही गड़बड़ है, इसको हटाओ, ये क्वेश्चन ही गड़बड़ है, ठीक है। चलो 1 मिनट का समय देना। कह रहा उसने यह घटना आंखों से देखी, कौन सा कारक होगा बताइएगा, जल्दी जल्दी कमेंट करेंगे। तो मैं कानों से सुनता हूं, मैं आंखों से देखता हूं, मैं बस से भाई बाजार जाता हूं, ठीक है, मैं पेन से लिखता हूं, मैं बाइक से जाता हूं, ऐसे शब्द, ये बाइक, पेन, कान, ये सब क्या है, साधन है। तो या उसने यह घटना आंख से देखी, यहाँ पे आंख किस चीज का काम कर रहा है भाई, आंख साधन का ही तो काम कर रहा है, देखने के लिए माध्यम का काम कर रहा है, साधन का काम कर रहा है। तो जो चीज साधन का काम करे वो अधिकरण कारक होती है, तो क्रिया से सीधा संबंध होता है, इसका ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है देखेंगे, कमल शब्द का पर्यायवाची शब्द कौन सा होगा बताइएगा। तो कमल का पर्यायवाची अब लिख ही देता हूं, देखिए कुछ याद रखिएगा, जैसे अरविंद हो गया, ये आपको याद रखने हैं, अरविंद हो गया, राजीव हो गया, ठीक है ना, नलिन हो गया,
पुंडरीक हो गया, पुंडरीक। इंदिवर, नीले कमल को इंदिवर कहा जाता है, क्या बोलेंगे, इंदिवर हो गया। इसको सतदल भी बोलते हैं, ध्यान रखेंगे। इसको तामरस कहा जाता है, तामरस, ठीक है। सरोरूह बोला जाता है, सरोरूह। ये सब किसके हैं, ये सब के सब पर्यायवाची हैं कमल के। अब आपको क्या करना है, जल वाले सारे पर्यायवाची लिख लेने, जितने आपको याद हो जल वाले पर्यायवाची, ऐसे लिखते हुए चले जाइएगा, ठीक है ना, ऐसे लिखते हुए चले जाइएगा, ऐसे लिखते हुए जल वाले पर्यायवाची चले जाइएगा, उसके पीछे जा जोड़ते जाइएगा, कबूतर जा जा जा, ऐसे लिख देना। सब किसके बन जाएंगे, कमल के बनेंगे, ठीक है। तो यहाँ सुमन किसका है, सुमन तो फूल का पर्यायवाची होता है बच्चा, सुमन जो है पुष्प का पर्यायवाची होता है, सुमन पुष्प का पर्यायवाची होता है, प्रसून का पर्यायवाची होता है, कुसुम का पर्यायवाची होता है, किसका, कुसुम का पर्यायवाची होता है, ठीक है। रक्त पुष्प होगा नहीं, नील परुष होगा नहीं, हाँ सरोज आप कह सकते हो। तो आंसर क्या बन जाएगा, बोलो सर आंसर आपका डी वाला राइट होगा। क्या मेरे भाई सभी को समझ में आया। क्वेश्चन अगला कह रहा है शुद्ध वर्तनी वाला शब्द और बता दो क्या होता है। विरहिणी कैसे लिखा जाएगा, कमेंट करेंगे। मैंने क्या पूछा, विरहिणी कैसे लिखोगे, तो आपको क्या लिखना है बच्चे, आपको लिखना है विरहिणी। तो विरहिणी कैसे लिखेंगे, बोलो सर विरहिणी ऐसे लिखा जाता है, सभी लोग याद रखेंगे। तो ये होगा नहीं, ये होगा नहीं, ठीक है ना, कैसे बोलेंगे, कहेंगे सर विरहिणी ये वाला होगा। आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी वाला राइट हो जाएगा। बोलो क्लियर है, चलो स्पीड बढ़ाते हैं थोड़ी सी। कह रहा चिकना घड़ा होना, मुहावरे का अर्थ बता दो क्या होता है, चिकना घड़ा होना। अब स्पीड बढ़ाते हैं, थोड़ा प्रैक्टिस कर लेते हैं। कहनी यार ये चिकना घड़ा, इसके ऊपर कहे का कोई असर नहीं है, ये व्यक्ति कैसा है, बोलो सर ये निर्लज्ज व्यक्ति है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन कह रहा किस नदी का नाम स्त्रीलिंग में प्रयुक्त नहीं होता है, आपको बताना है। इसमें से ऐसी कौन सी नदी है जिसका नाम स्त्रीलिंग में प्रयुक्त नहीं होता है। तो नर्मदा, ताप्ती, तांदुला ये सब क्या है, स्त्रीलिंग है। बची कौन सी, सिंधु नदी का नाम पुल्लिंग में प्रयोग किया जाता है। डी वाला आंसर राइट होगा, केवल शब्द की बात कर रहा है। सूर्योदय में प्रयुक्त संधि कौन सी होगी, जरा बताएंगे। अब देखो सिंपल सा है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, बोलो सर यहाँ पे लिखा हुआ है सूर्य, सूर्योदय लिखा हुआ है ना, ऐसे लव लिख देता हूं, मैं बता देता हूं, सूर्योदय ऐसे ही तो है। अब इसको तोड़ो, इसको जब तोड़ोगे क्या निकलेगा, सूर्य निकलेगा। यहाँ से हलंत लगाओगे तो यहाँ से ओ की मात्रा बाहर आएगी। उसके बाद क्या बचा, उसके बाद जो बचा उसको ऐसे लिख दो, यही बचा ना। ये कब बना होगा, तो देखिए जो आपकी गुण संधि है वो जानते हो क्या कहती है, क्या बोलेंगे, एक मिनट समय दीजिएगा। जो आपकी गुण संधि है ना मेरे भाई, गुण संधि क्या कहती है जरा समझिएगा। गुण संधि कहती है कि कभी भी आ और आ का योग किससे हो, आ और आ का योग ऊ और ऊ से हो रहा हो, ठीक है। तो यहाँ क्या बनता है, ओ बनता है। इसको ले जाओ इसके साथ एक शब्द बनाओ, इसको ले जाओ इसके साथ एक शब्द बनाओ। यहां से क्या बनेगा, यहां से बनेगा सूर्य, और इधर क्या आ जाएगा, बोल सर इधर आएगा उदय। तो ऐसे क्वेश्चन समझोगे तो थोड़ा सा टाइम लगेगा। डी आंसर क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, सभी लोग याद रखिएगा। क्वेश्चन अगला कह रहा है कि भैया क्रियाओं से कौन सी क्रिया, क्रियाओं में से कौन सी क्रिया अनुकरणात्मक नहीं है। अब देखिए ऐसे देखेंगे तो क्रिया दो प्रकार की होती है ध्वनि के आधार पे, ठीक है। एक होती है अनुकरणात्मक, एक होते हैं अनुकरणात्मक रहित। तो अनुकरणात्मक क्रिया का मतलब होता है, यहां समझिएगा, अनुकरण, अनुकरण का मतलब क्या होता है, सुनना। ऐसी क्रिया जो सुन करके बनाई गई हो उसे अनुकरणात्मक कहा जाता है। आपने कहा घोड़ा हिनहिनाता है तो सुना होगा भैया, हिनहिनाना लिख दिया। बकरी मिमिया रही है, कुत्ता भौंकता है, कुत्ता भौंकता है, फड़फड़ाना, ये सब क्या है आपकी, ये सब आपकी ध्वनि के आधार पे क्रिया बनाई गई है। लेकिन ये जो झुठलाना शब्द है ना मेरे भाई, ये झूठ अर्थात झूठ क्या है, भाववाचक संज्ञा है, झूठ भाववाचक संज्ञा है, लाना प्रत्यय लगा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे संज्ञा के साथ जब कोई प्रत्यय लगता है और क्रिया बनाई जाती है, सर्वनाम के साथ कोई प्रत्यय लग करके क्रिया बनाई जाती है, विशेषण के साथ कोई प्रत्यय लग करके क्रिया बनाई जाती है, ऐसी क्रिया को बच्चा नाम धातु क्रिया कहा जाता है। नाम धातु क्रिया कहा जाता है, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बाकी ध्वनि के आधार पे जितनी बनाई गई हैं वो सब आपकी अनुकरणात्मक क्रियाएं होती हैं। क्वेश्चन कह रहा कौन सा शब्द तत्सम शब्द है, आपको बताना है। बहु है, शहीद है, पड़ोसी है, गोधूम है, तत्सम की बात कर रहा है। देखो बहु क्या है, तद्भव है, इसका तत्सम क्या होगा, वधु होगा। शहीद आपका फारसी शब्द है, विदेशी है, कैसा है भैया, ये आपका विदेशी शब्द है, ध्यान रखेंगे, फारसी भाषा से लिया गया है, ठीक है। हाँ, उसके बाद कह रहा पड़ोसी, पड़ोसी तद्भव है, इसका तत्सम क्या होगा, प्रतिवासी। या तो आप प्रतिवेशी करिएगा, और अगर ऑप्शन में प्रतिवेशी ना हो तो प्रतिवासी करिएगा। क्या करिएगा, प्रतिवासी, प्रतिवासी मतलब पास में बसने वाला।
बचा कौन सा, गोधूम। गोधूम तत्सम है, गेहूं क्या हो जाएगा इसका, तद्भव हो जाएगा। तो आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। क्लियर है। अगला देखेंगे, जलज शब्द में, जलज शब्द कैसा है, यौगिक है, तद्भव है, योगरूढ़ है, देशज है। अब देखो यहाँ पे भी एक नया टॉपिक आ गया, इसको भी समझाना पड़ेगा। कभी भी आपसे पूछे व्युत्पत्ति के आधार पे, व्युत्पत्ति के आधार पर, आधार या संरचना के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं, संज्ञा शब्द कितने होते हैं, तो आप क्या बोलोगे, 3 होते हैं, यौगिक, योगरूढ़ और एक आपका रूढ़ शब्द होता है। ठीक है, देशज नहीं होता है और तद्भव नहीं होता है, ये उत्पत्ति के आधार पे होते हैं। अब हमेशा याद रखना, रूढ़ शब्द जिसको तोड़ने पे कोई अर्थ ना आए, जैसे आपने कहा नाक, इसको तोड़ोगे कोई अर्थ आएगा। आपने कहा सब्जी, इसको तोड़ोगे कोई अर्थ आएगा। आपने कहा कमल, इसको तोड़ोगे कोई अर्थ आएगा, नहीं आएगा। आपने कहा पेन, इसको तोड़ोगे कोई अर्थ आएगा, नहीं आएगा। तो जिसको तोड़ने पे अर्थ ना निकले रूढ़ शब्द हो गया, जिसको तोड़ने पे अर्थ निकले वो यौगिक शब्द हो गया। जैसे आपने कहा विद्यालय, विद्या प्लस आलय, तोड़ा इसको, विद्या प्लस आलय, तो ये क्या हो गया, विद्यालय हो गया। तो 2 या 2 से अधिक शब्द से मिलकर के जो शब्द बना हो उसे क्या कहते हैं, बोलो सर, उसे यौगिक शब्द कहते हैं। संधि से बना होगा, बहुब्री समास को छोड़कर सारे समास से बना होगा, उपसर्ग से बना होगा। लेकिन योगरूढ़ क्या होता है, जिसको तोड़ने पे अर्थ तो निकले। जैसे आपने कहा जल प्लस जा, जल मतलब जल हो गया, जा मतलब जन्म लेने वाला। लेकिन जैसे ही आपने कहा जलज, जैसे ही आपने कहा जलज, तो इसका तीसरा अर्थ प्रधान हुआ कमल, ये तो कमल का पर्यायवाची है। तो जहां तीसरा अर्थ प्रधान हो वहां क्या होता है, वहां आपका योगरूढ़ होता है। जहां सामासिक समास आपका बहुब्री समास होता है वहां क्या होता है, वहां भी आपका योगरूढ़ होता है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन अगला है, गधा खेत खाए जुलाहा पीटा जाए। लोकोक्ति का सटीक अर्थ बता दो क्या होगा। गधा खेत खाए और भैया जुलाहा पीटा जाए, इसका मतलब काम कोई और करे और उसकी सजा कोई और भुगत रहा है, अपराध करे कोई, सजा पाए कोई। आंसर क्या होगा, आंसर आपका डी वाला राइट हो जाएगा। क्वेश्चन अगला कह रहा है, योगिराज शब्द है, योगिराज शब्द में कौन सी गलती है आपको बताना है। तो यहाँ पे शब्द क्या था, बोल सर, यहाँ पे शब्द था योगी और उसके बाद था राज, दोनों को मिलाओगे तो क्या हो जाएगा, बोल सर, योगिराज हो जाएगा। तो गलती कौन सी है आपको ये बताना है। वर्णक्रम की दृष्टि से शुद्ध है, नहीं। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है, नहीं। वर्णक्रम की दृष्टि से अशुद्ध है, ये भी नहीं है। फिर क्या, वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, राइट हो जाएगा। बोलो क्या क्लियर है सभी को। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अयोगवाह वर्ण का उदाहरण बताएंगे। अयोगवाह वर्ण का उदाहरण क्या होता है, तो अयोगवाह 2 वर्ण होते हैं, याद रखिएगा। कौन कौन से, एक तो होता है आपका, एक तो होता है कौन सा, आपका अनुस्वार होता है, इसको अनुस्वार कहा जाता है। और एक आपका होता है कौन सा, तो एक होता है, बोलो सर, ये विसर्ग, इसको विसर्ग कहा जाता है। इसका मतलब होता है कि जो स्वर के साथ योग करके वहन होते हैं, व्यंजन के साथ योग करके वहन नहीं होते, उनको क्या कहा जाता है, उनको अयोगवाह के नाम से जाना जाता है। और आज का ये अंतिम क्वेश्चन आपके बीच में है कि द्विगुण व्यंजन किसे कहा जाता है। अब देखिएगा, आपसे या तो पूछेगा द्विगुण व्यंजन, ध्यान से समझिएगा, आपसे द्विगुण पूछ लेगा, या तो अतिरिक्त पूछ लेगा, अतिरिक्त पूछेगा, या फिर विकसित व्यंजन पूछेगा, विकसित जिनका विकास हुआ है, या फिर आपसे पूछ लेगा यहाँ पे उत्क्षिप्त व्यंजन, क्या पूछेगा, उत्क्षिप्त व्यंजन पूछेगा, या फिर आपसे ताड़नजात वर्ण पूछेगा, ताड़नजात वर्ण पूछेगा। ठीक है, अगर आपसे ये पूछता है, इतने शब्दों का आपके लिए पूछता है, तो आप कहोगे सर इनकी संख्या होती है 2, इनको क्या बोलते हैं, कहेंगे सर इनको उत्क्षिप्त भी बोलते हैं, विकसित भी बोलते हैं, ताड़नजात भी बोलते हैं। द्विगुण, देखो इनका ये हटा दो, ये द्विगुण बन गया भाई, एक ये डा और ढा बन गया, इसको लगा दोगे तो ये डा और ढा बन गया। ये क्या है, द्विगुण है। ठीक है, छा ले आओ, त्रा ले आओ, ये क्या है आपके, ये संयुक्त व्यंजन है। ये क्या है, ये संयुक्त अक्षर या संयुक्त व्यंजन बोले जाते हैं, 2 अलग अलग व्यंजन से मिलकर के बनते हैं। ठीक है जी, तो बी वाला आंसर राइट हो जाएगा। आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं। क्वेश्चन तो हालांकि और थे,